हेलो बच्चों, वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी बच्चे जिस भी टाइम देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत दिल से वेलकम है जी। आज हम लोग जो मिले हैं, वैसे जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने हमसे क्लासेस लिए, माई सेल्फ सी एस चेतन मलिक, एंड जो लोग मुझे नहीं जानते आज जान जाओगे। एंड आज हमारा जो टारगेट है बेटा, आज हम लोग कल का जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, आपका जो कल का इकोनॉमिक्स का पेपर है सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स का, उसकी रिवीजन के लिए हम लोग मिले हैं। और मेरे पास आज सुबह से मैसेजेस आ रहे थे कि सर आज का पेपर हमें कल का पेपर आप रिवाइज करा दीजिएगा। और आज का पेपर भी मेरे पास अभी काफ़ी मैसेज आए कि आज का पेपर भी बहुत बच्चों का बहुत ही बेहतरीन पेपर हुआ जी अकाउंट्स का। देखो जी, लक्ष्मी का भी अच्छा हुआ, दीपक, हर्ष। मैं जरा बहुत दिनों बाद अपने सब बच्चों से मिला हूँ, तो सुनील, लक्ष्मी, सुनील, अंशुल, हर्ष, कंसल, रिहान एंड राहुल, दीपक, लक्ष्मी, दीपक, चंद्रकांत, दीक्षित, जतिन, मोनिका, कुलदीप, माही, संस्कृति, शिक्षा, नैनदीप, सन्नी, खेल प्रकाश, यश अग्रवाल, अर्जुन पुरुषोत्तम, वैष्णवी, कुलदीप। वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड सब बच्चे कह रहे हैं सर आज का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। बेटा बहुत ही अच्छी बात है, आज का एग्जाम अगर आपका बहुत अच्छा हुआ तो वेरी 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 प्राउड ऑफ यू ऑल। और बेटा मेरी, ये बच्चे कह रहे हैं सर आपकी वजह से हुआ, बेटा मेरी कोई इसमें मेहनत नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर 90 प्लस आएंगे, वेरी नाइस पेपर सर, 85 प्लस आएंगे। यश, नराज, विवेक, भारती, शिक्षा, अनुष्का, प्रतिभा, फलक, विशाल, अश्वती, वेरी 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 वार्म वेलकम है जी वंस अगेन। बहुत दिनों से मेरे को ऐसा फील हो रहा था मेरे बच्चों से बात नहीं हो रही, तो मैंने कहा क्यों ना लास्ट वाले दिन, लास्ट एग्जाम वाले दिन सब बच्चों से बात किया जाए। बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, फलक भी कह रही है बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। बेटा ये सब आपकी मेहनत है, ये सब आपकी मेहनत है, आपका हार्डवर्क है। जिन लोगों ने अपने अच्छे दिल से मेहनत की और उनका एग्जाम अच्छा हुआ। मैं भी आज पेपर देख रहा था, अनुष्का कह रही है यस सर पेपर बहुत इजी था। वैष्णवी, मैं बताता हूं बेटा, ऑप्ट आउट का भी बताता हूं। पेपर सब लोग कह रहे बहुत इजी था। बेटा पेपर आसान और मुश्किल नहीं होता, ये मैं आपको क्लासेस के दौरान भी बताता हूं। पेपर आसान मुश्किल नहीं होता, पेपर सबके लिए एक जैसा होता है। कईयों के लिए मुश्किल है, कईयों के लिए आसान है। सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की। और मुझे पता है आप लोगों ने मेरे साथ जम के मेहनत की और सारा क्रेडिट आपको जाता है। बस फिंगर्स क्रॉस्ड, अब हमें रिजल्ट में जैसा हम कह रहे हैं कि 90 प्लस मार्क्स लाएंगे, लाएंगे बेटा, बिल्कुल लाएंगे। हाँ विवेक, approximately 80 to 90% paper was same as discussed in class at least। और जिन लोगों ने ऑप्ट आउट किया है, ऑप्ट आउट की टेंशन ना लें, आप अच्छे से, अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से रिवाइज करके आप पेपर दें। जिन बच्चों ने ऑप्ट आउट किया उनके लिए हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे सीए फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज हम लोगों ने निकाली थी, अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 वीडियोज हैं, वो आप लोग देखें। जिन बच्चों का, बेटा फटाफट से सुन लो फिर आज की हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जिन भी बच्चों का एग्जाम कल खत्म हो रहा है, उनको एग्जाम के बाद क्या करना है, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जी, वो वीडियो जरूर देखना कि आपको एग्जाम के बाद क्या करना है। रिजल्ट तक वेट नहीं करनी है। 21 दिसंबर से हम लोग सीए इंटर के बैचेस शुरू कर रहे हैं, एंड दैट टू ओनली 5000 रुपीज पर सब्जेक्ट। ऑनलाइन लाइव क्लास आपको मिलेगी, घर बैठ के आपको देखनी है। लेकिन सर अभी से शुरू करें ना करें, सर क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि सीए फाउंडेशन एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आपको टाइम को मैनेज करना है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज वो वीडियो जरूर 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 देखना कि आपको एग्जाम खत्म होने के बाद क्या करना है और सीए इंटर की कैसे प्लानिंग करनी है। भावना, देव, पलक, तारक, मनीषा, मानसी, वेरी वेरी वार्म वेलकम। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा इकोनॉमिक्स की रिवीजन। जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा हुआ है अपने फटाफट से बेटा नोट्स निकाल लो, अपने फटाफट से नोट्स निकाल लो। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट्स आपके सामने, आप नोट्स को देखते रहें और मेरे साथ साथ सुनते रहें बेटा कहानी। इकोनॉमिक्स को हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात बेटा, चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे मेजरली 5 चैप्टर हैं।
नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, एंड मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट और बिजनेस साइकिल। अब मैं आपको आज की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आपको करना क्या है। पहले हम लोग समझना जी, पहले हम लोग पूरी इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको पूरे वापस से रिकॉल करा दूंगा, रिफ्रेश करा दूंगा, आपके दिमाग में याद करा दूंगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आज रात को बैठ के जितने एमसीक्यू हमारे बुक में है, जितने एमसीक्यू आईसीएआई के मॉड्यूल में है, उठाओ। कॉन्सेप्ट आपने सारा इकोनॉमिक्स का मेरे साथ कर लिया और चुपचाप बैठ के एमसीक्यू सारे के सारे अपनी आंखों के आगे से निकाल देना आज रात को बैठ के, जैसी ये क्लास खत्म होगी। उसके बाद बीसीके में आपको क्या करना है, बीसीके में आपको कुछ भी नहीं करना, जो डेटा के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वो नोट्स पढ़ लो, लेटेस्ट मॉड्यूल आईसीआई का उठा के एक बार चेक करके, उसके बाद सिर्फ उसके एमसीक्यू पढ़ लो। ये समय नहीं है ज्यादा चीजें रटने का, अच्छे से सारे एमसीक्यू कर लो जो मॉड्यूल आईसीआई के मॉड्यूल के पीछे गिवन है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इकोनॉमिक्स मेरे साथ सारा कॉन्सेप्ट अभी के अभी रिवाइज करो, उसके बाद जैसी कॉन्सेप्ट खत्म होंगे सारे के सारे एमसीक्यू उठा के अपनी आंखों के आगे से निकाल देना, और उसके बाद रात को या सुबह उठ के बीसीके के चुपचाप सारे एमसीक्यू अपनी आंखों के आगे से निकाल देना और टेंशन फ्री होके जाना। बहुत इजी पेपर आता है इकोनॉमिक्स और बीसीके का, और ये आपके नंबर कवर करेगा। आओ जी शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। मेरे साथ साथ बेटा अपने नोट्स निकाल लो सारे बच्चे, मेरे साथ साथ नोट्स निकाल लो सारे बच्चे। बच्चा पूछ रहा है सर मैराथन कब खत्म होगा? बेटा मैराथन जब खत्म होगा जब तक है जान हमारे अंदर, जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा मैराथन खत्म नहीं होगा। बैठे रहो जरा, कॉपी निकाल लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, देखते रहो। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? इकोनॉमी एक वो कंडीशन है जहां पे दो फैक्टर प्रिवेल करते हैं। कौन से दो फैक्टर? वांट्स अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज अनलिमिटेड। वांट्स अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज लिमिटेड। इकोनॉमी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? एक सब्जेक्ट है। जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है वो मार्कर होंगे जी आप सबके पास, मार्कर निकाल लो। इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? एक सब्जेक्ट है जिसमें हम किसको पढ़ते हैं? इकोनॉमी को पढ़ते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड से आया, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, एमसीक्यू में आता है। ये ग्रीक वर्ड से आया। कौन से ग्रीक वर्ड से आया बेटा? ओइकोनोमिया। कौन से ग्रीक वर्ड से आया है? ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का क्या मतलब होता है? ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउसहोल्ड्स। ठीक है जी बेटा। चंद्रकांत मैंने आपको दिए हैं बीसीके के नोट्स, हमारी ऐप पे अपलोडेड है। ओइकोनोमी का मतलब होता है हाउस होल्ड। इकोनॉमिक में क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? हाउस होल्ड की दो प्रॉब्लम्स, वांट्स अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज लिमिटेड। चलो जी, उसके बाद बेटा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन है जो अलग अलग लोगों ने दी है, जिसको याद करने का तरीका हमने क्लास में किया था। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे साथ। सबसे अमीर आदमी कौन? याद कर लो, सबसे अमीर आदमी। साइंस ऑफ वेल्थ, सबसे अमीर आदमी कौन है? एडम स्मिथ और जेबी से। उसके बाद सबको पहले मारता कौन है? एल्फ्रेड मार्शल, और सबसे पूछता है मटेरियल वेलबीइंग, और जिसकी खुद शक्ल सुअर वाली है एसी पिगू, वो क्या बोलता है? सोशल वेलफेयर। साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, जिसकी शादी हुई थी नई नई, जो बीवी के कपड़े चुनवाता था, सिर्फ चॉइस करने में लगा रहता था, साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, वो था रॉबिन्स। जिसकी खुद की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं, उसके माता पिता ने उसका नाम बड़ा रख दिया था, क्या नाम था? पॉल ए सैमुअल्सन। हाउ अ सिविलाइज सोसाइटी, कैसे अच्छे खासे लोग काम करते हैं, कौन देखता है? हेनरी स्मिथ। और हमेशा पी के कौन देखता था कि सारे इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं? उसका नाम था जेकब वाइनर। इसके नाम में ही वाइनर। रिपीट कर लो मेरे साथ, रिपीट करो बेटा, रिपीट करो, अभी के अभी इकोनॉमिक्स रट लो, रिपीट कर लो मेरे साथ। साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ बता दो फटाफट से। सबसे अमीर आदमी एडम स्मिथ। सबको मारता कौन था? एल्फ्रेड मार्शल। उसके बाद जिसकी सुअर सी शक्ल थी कौन था? एसी पिगू। साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, जिसकी शादी हुई थी नई नई, चॉइस कराता था बीवी के साथ कपड़े, बताओ जी? रॉबिन्स। डायनामिक, जिसकी खुद की ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हुई, पॉल ए सैमुअल्सन। और कैसे सिविलाइज सोसाइटी काम करती है? हेनरी स्मिथ। और कौन पी के बैठा रहता था? कौन पी के बैठा रहता था? व्हाट ऑल इकोनॉमिस्ट डू, जेकब वाइनर। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस बचपन में किया था। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स है माइक्रो, छोटे लेवल पे, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, इट डील्स विद, ये इंडिविजुअल इनकम की बात करता है, ये बात करता है नेशनल इनकम की। इसके मेन टूल्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। इसके मेन टूल्स क्या है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ये नैरो इन स्कोप है, ये वाइडर इन स्कोप है। ये पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं तो वो पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम नहीं माना जाता, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। और मैक्रो बताता है बेटा जनरल इक्विलिब्रियम।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो। ओ इकोनोमिया के बाद सेकंड पॉइंट एग्जाम्पल, जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट एमसीक्यू में आता है। लॉकआउट इन टेल्को या लॉकआउट इन पेप्सी या लॉकआउट इन अ सिंगल कंपनी, ये किस लेवल पे बात हो रही है बेटा? माइक्रो लेवल पे बात हो रही है। और जनरली लॉकआउट इन इंडिया, अगर पूरे इंडिया में लॉकआउट हो रहा है तो ये किस लेवल पे बात हो रही है बेटा? ये बात हो रही है हमारी मैक्रो लेवल पे बात हो रही है। वीडियो को शेयर कर दो, जो दोस्त अभी तक देखने नहीं आए उनको बोलो देख लो, नालायकों कल काम आ जाएगा। और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट, हमारे देश की बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? सर 4 सेंट्रल प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन। व्हाट टू प्रोड्यूस में मतलब क्या होता है जी? क्या बनाऊं, क्या बनाऊं। हाउ टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है जी? कैसे बनाऊं। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है जी? किसके लिए बनाऊं। और व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन का क्या मतलब है जी? आज पेन बनाऊं या आज पेन बनाने वाली मशीन बनाऊं। कहने का मतलब आज कंज्यूमर गुड बनाऊं या आज प्रोड्यूसर गुड बनाऊं। ये है जी हमारी 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, अब नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बेटा। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स याद ऐसे ही करो, पॉजिटिव AR नॉर्मेटिव MPH, पॉजिटिव AR नॉर्मेटिव MPH मतलब आज क्या है, व्हाट इज, आज क्या है, आज की या मैं पास्ट की बातें करूं, आज की या मैं पास्ट की बातें करूं, दैट इज पॉजिटिव। और ये किसने कहा था? AR, मैं इसलिए साथ में लिखवा रहा हूं, एडम स्मिथ और रॉबिन्स ने। जब मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो वो इकोनॉमिक्स कैसी इकोनॉमिक्स है? नॉर्मेटिव। ये किसने कहा था? MPH, मार्शल, पिगू एंड हिक्स। और ये क्या बात करता है? व्हाट ऑट टू बी। इस पे सवाल आता है बेटा, बताऊं कैसा सवाल आता है? 4 लोगों के बीच में बात चल रही है, राम श्याम घनश्याम, ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, समझ लो। राम श्याम घनश्याम एक्सेट्रा, 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनमें से एक बंदा फ्यूचर की बात कर रहा होगा कि व्हाट शुड बी, ऐसा होना चाहिए। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि इनमें से बताओ नैरो इन स्कोप, सॉरी नॉर्मेटिव कौन सी स्टेटमेंट है? तो जो बंदा फ्यूचर की बात करे, शुड बी, वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। और ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था? MPH, मार्शल, पिगू एंड हिक्स। नेक्स्ट, PPC, इस पे सवाल आएगा बेटा, पक्का लिख लो। PPC पे सवाल आएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन इतनी पॉसिबल है, उसको जब मैं कर्व की फॉर्म में दिखाता हूं, दैट इज कॉल्ड एज PPC। ये क्या है बेटा? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो हम बना सकते हैं विद गिवन लेवल ऑफ इनपुट। कि अगर इनपुट हमें दे दी जाए, उससे 2 गुड्स के मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन जो बना सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज PPC। PPC के अलग अलग नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। रट लो बेटा, प्रोडक्शन नाम पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कितनी प्रोडक्शन पॉसिबल है। अगर मेरे को लिमिटेड इनपुट दे दिए जाए तो कितनी प्रोडक्शन पॉसिबल है। अगर मैं उसको एक कर्व की फॉर्म में दिखा दूं, अलग अलग कॉम्बिनेशन, 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो मैं बना सकता हूं विद गिवन लेवल ऑफ इनपुट, दैट इज कॉल्ड एज PPC। इसकी क्या एजम्पशन है? इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए। क्या एजम्पशन है? 2 गुड्स हैं, इनपुट फिक्स रहती है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है, रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड रहते हैं। जुनैद, आने को कुछ भी आ सकता है बेटा, पढ़ो। रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड रहते हैं। नेक्स्ट आओ जी, अब ये एग्जांपल है। जितने भी पॉइंट आपको पढ़ना क्या है, जितने भी पॉइंट PPC के ऊपर आते हैं वो क्या दिखाते हैं? कि रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हैं। और PPC का कर्व कैसा होता है बेटा? कॉनकेव, याद दिलाया था। कॉनकेव मतलब होता है मोटा, कॉन्वेक्स मतलब होता है पतला, सुगड़ू। PPC का कर्व कैसा है? वैसे बच्चों को नॉर्मली कंफ्यूजन रहती है, व्हाट इज कॉन्वेक्स, व्हाट इज कॉनकेव। बंदा जब पतला होता है, पतला, दैट इज कॉन्वेक्स। बंदा मोटा होता है, दैट इज कॉनकेव। ये हमने याद करने का तरीका निकाला था। तो हमारा कॉनकेव होता है बेटा PPC का कर्व कॉनकेव होता है, उसका रीजन अभी करेंगे बात। ऐसा सवाल बेटा एग्जाम में आता है। कैसा सवाल एग्जाम में आता है? कि पहले मैं रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं करता था, पहले मैं रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं करता था, अब मैं रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करता हूं, तो मैं पॉइंट A से B पे आ जाऊंगा, बिकॉज पहले अंडर यूटिलाइजेशन था, अब फुल यूटिलाइजेशन है। लेकिन पहले मैं रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करता था, 100 लेबर थी, 100 की 100 काम करती थी, लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ गई, रिसोर्सेज ही बढ़ गए मार्केट में, तो माय PPC विल शिफ्ट राइटवर्ड। और अगर मार्केट में बम धमाके आ गए, दाऊद ने बम फेंक दिया, 100 लेबर थी, 100 की लेबर 50 हो गई, रिसोर्सेज कम हो गए, तो माय PPC विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। लेकिन रिसोर्सेज अगर उतने ही हो, अंडर यूटिलाइजेशन है तो मैं अंदर पॉइंट पे होऊंगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन है तो ऊपर पॉइंट पे रहूंगा, और ओवर यूटिलाइजेशन है तो मैं बाहर पॉइंट पे रहूंगा। उसके बाद
इकोनॉमिक्स को पढ़ने के तरीके, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बेटा दो तरीके हैं, एक डिडक्टिव मेथड, एक इंडक्टिव। डिडक्ट क्या होता है? डिडक्ट का मतलब होता है माइनस करना। डिडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? माइनस करना। तो जब मैं पहले जनरल बात करूं और माइनस कर दूं और फिर अपनी पर्टिकुलर बात करूं, दैट इज कॉल्ड एज जनरल टू पर्टिकुलर डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का क्या मतलब होता है बेटा? इंडक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव मेथड? प्लस करना। पहले अगर मैं नॉर्मल एक व्यक्ति की बात करूं पर्टिकुलर, फिर जनरल लोगों की बात करूं, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव मेथड। उसके बाद हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? बिजनेस में इकोनॉमिक्स को लगाना। सर बिजनेस में इकोनॉमिक्स को लगाना मतलब बिजनेस की अनलिमिटेड वांट्स हैं, बिजनेस में वांट्स अनलिमिटेड, मुझे हर कुछ चाहिए लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को जब मैं अपने बिजनेस में लगाता हूं कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करना है कम चीजों में, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स के टूल्स बिजनेस में जब हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली कहां काम आता है? बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स अप्लाइड क्यों कहते हैं? जब आप इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हो बिजनेस में, दैट इज व्हाई अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जब आप बिजनेस में इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, जोयल डीन। बेटा जैसे गोयल होते हैं, बढ़िया होते हैं गोयल, ये जोयल है, ये बाहर का बढ़िया है। जोयल डीन ने कहा था बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक एनालिसिस इन फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस की पॉलिसियां बनाते टाइम इकोनॉमिक्स के फंडों को बिजनेस में घुसा देना इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, मैंने इसलिए आपको हिंदी में लिखवाया, बिजनेस में रैशनल तरीके से डिसीजन मेकिंग करना, बिजनेस में सही तरीके से डिसीजन मेकिंग करना, क्योंकि रिसोर्सेज हैं स्कार्स लेकिन बिजनेस की वांट्स हैं अनलिमिटेड। इस डिसीजन मेकिंग को हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स को बिजनेस में अप्लाई करना इज कॉल्ड एज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बताओ जी, मजा आ गया? यहां तक कहानी क्लियर हो गई वापस से? नेक्स्ट, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। पहला चैप्टर का समरी चार्ट याद करो बेटा। समरी चार्ट हमारी तीन हर्ष कंसल तुझे याद है, हमारी तीन क्या बोलते हैं समरी चार्ट में, हमारी तीन क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स। मैं समरी चार्ट से आपको पढ़वा रहा हूं। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जहां पे सारे प्राइवेट प्लेयर हो, सोशलिस्ट का मतलब होता है जहां पे सारे गवर्नमेंट प्लेयर हो, और मिक्स का मतलब होता है जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्लेयर हो। जैसे इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी बिकॉज यहां पे प्राइवेट प्लेयर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। और ये कॉन्सेप्ट हमें किसने बताया? जेएम कीन्स ने बताया ये कॉन्सेप्ट हमारे को। कैपिटलिस्ट में सारे प्राइवेट प्लेयर हैं, तो आप फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। प्राइवेट प्लेयर का मेन एम प्रॉफिट मोटिव, इनका सोशल वेलफेयर, इनका दोनों। यहां पे फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आप सप्लायर के एंगल से कोई भी टाइप की इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो घुसो, बनाओ, आपको जो भी फर्म बनानी है बनाओ। यहां पे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, यहां पे मे और मे नॉट हैव फ्री एंट्री। यहां पे प्राइजेस डिटरमाइन किए जाते हैं बाय डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड सप्लाई की मदद से प्राइजेस डिटरमाइन किए जाते हैं। यहां पे गवर्नमेंट करती है यहां पे डुअल प्राइसिंग। फ्रीडम ऑफ चॉइस, कंज्यूमर के एंगल से कंज्यूमर के पास चॉइस होती है कि वो किसी भी फर्म से माल खरीदना चाहे, डील करना चाहे, कर सकता है। यहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जैसे रेलवेज, तो आपके पास चॉइस नहीं, आपको वही रेलवे यूज करनी पड़ेगी। और मे नॉट भी मिक्स्ड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट, ये बेटा हमारा एक चार्ट था, ये पढ़ के जरूर जाना। कम से कम 3 से 4 सवाल इस चार्ट में से आपको आएंगे कि कैपिटलिस्ट के क्या फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं। सवाल कैसा आता है? एक फीचर दे देगा, बोलेगा ये फीचर किसका है, कैपिटलिस्ट का, सोशलिस्ट का या मिक्स्ड का, या फिर ऊपर बोलेगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनमें से कौन सा फीचर होता है, ऑल ऑफ दीज वगैरह वगैरह। तो आपको कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड के फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स, जो हमने ये क्लास में 3 चार्ट बनाए हैं, कैपिटलिस्ट का पूरा चार्ट, सोशलिस्ट का पूरा चार्ट और मिक्स्ड का पूरा चार्ट, इसको चार्ट लेना सोशलिस्ट का, कैपिटलिस्ट का और मिक्स्ड इकोनॉमी का जो ये पूरा चार्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। कम से कम 3 से 4 सवाल इस चार्ट में से आपको मिलेंगे, गारंटी है। कल आके कहोगे सर आपने सही कहा था, गारंटी है बेटा, गारंटी है, पक्की बात। तो ये चार्ट मैं एक बार दिखा रहा हूं, जिन बच्चों ने हमसे नहीं पढ़ा है वो वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को एक बार पढ़ सकते हैं बाद में। अभी मैं आगे चल रहा हूं, मैं आपको फटाफट से ये चार्ट दिखा रहा हूं। जिन बच्चों ने हमसे नहीं पढ़ा है
इस चार्ट को आपको क्या करना है, इस चार्ट को आपको चार्ट लेना है बेटा। कहने का मतलब यह है घोल के पी जाओ, इस चार्ट को घोल के पी जाओ। 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम इस चार्ट में से कहीं नहीं गए। 3 से 4 सवाल। ये था कैपिटलिस्ट का। अब आया जी किसका, सोशलिस्ट का, यानी गवर्नमेंट ओनरशिप का चार्ट आया जी। किसने दिया, कब दिया, क्या फीचर है, क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, ये आपको पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए, पक्की बात है बेटा। और लास्ट आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का ये चार्ट घोट के पी जाओ। वीडियो को पॉज कर लो, फोटो खींच लो, जो बच्चे हमसे नहीं पढ़े हैं, और इस वीडियो को घोट के पी जाओ, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। गारंटी से कल 3-4 सवाल आपको यहां से मिलेंगे। चैट बेटा आप साइड कर दो। हाँ बेटा बताऊंगा डिंपल, टेंशन नहीं। ठीक है जी, इसमें से 3 से 4 सवाल कहीं नहीं गए, पक्की बात है। इस चार्ट को अच्छे से पढ़ना जी। उसके बाद हमारा चैप्टर हो गया है जी समाप्त। ये चार्ट पेपर के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके बाद स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी, बट स्टिल मैं आपको पढ़वा देता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब कहता है कि इकोनॉमिक्स के फंडा को जब आप बिजनेस में लगाते हो तो क्या निकल के आती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो सब। तो ये एक साइंस है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, इसमें मैक्रो के एलिमेंट्स भी होते हैं, ये मार्केट की थ्योरी को यूज करता है। प्रैग्मैटिक इन अप्रोच का मतलब है प्रैक्टिकल लाइफ अलग है और थ्योरेटिकल लाइफ अलग है बिजनेस की। इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब बिजनेस के अंदर फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, परचेज भी इन्वॉल्व है, सेल्स भी इन्वॉल्व है, तो बहुत सारे डिसिप्लिन से मिलकर बना हुआ है बिजनेस। और नॉर्मेटिव इन नेचर मतलब ये फ्यूचर की बातें ज्यादा फोकस्ड करता है। इसका दायरा क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की जब मैं बात करता हूं कि बिजनेस में इकोनॉमिक्स के फंडों को लगाओ, तो मेजर मेरा एम क्या होता है कि मुझे फोरकास्ट करना होता है, एनालाइज करना होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट देखनी होती है अपनी, इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग को देखना होता है, रिसोर्स एलोकेशन करना होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को मुझे लेना पड़ता है, प्रॉफिट देखना पड़ता है, और रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी देखना पड़ता है। कहने का मतलब ये है बिजनेस में ऐसा क्या दिक्कत हो गई, या बिजनेस में आप क्या देखते हो। जब मैं बोलता हूं कि बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक्स के फंडा को लगाओ, मतलब बिजनेस के अंदर आप क्या देखते हो, फोरकास्ट करते हो डिमांड को, प्रॉफिट देखते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन कैसा है, रिस्क कैसा है, ये सब आप देखते हो बिजनेस के अंदर। तो दिस इज द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। थैंक यू चंद्रकांत कह रहे सर इंटर में आपसे पढ़ूंगा। थैंक यू बेटा, बस अब कल वाला पेपर पे फोकस करो, ठीक है जी। पेपर 7 कह रहे आसान था, बहुत अच्छा गया सर मयूर, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता आज मैंने पेपर देखा, अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% पेपर ऐसा था। मैं आपको नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर पेपर की एनालिसिस दे दूंगा, कहां पे बुक में कौन सा सवाल था जो आपको पेपर में मिला। 80 से 90 नंबर का पेपर आपको ऐसा दिखा दूंगा जो क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया एक एक सवाल, मैं आपको 80 से 90 नंबर का पेपर ऐसा दिखा सकता हूं। मैंने आज पेपर देखा, 80 to 90 मार्क्स का पेपर क्लास में डिस्कस था। 2 या 4 दिन में मैं अपनी वीडियो निकालूंगा पेपर एनालिसिस की, वो पेपर क्वेश्चन बुक में कहां पे था और किससे सिमिलर सवाल था। ठीक है जी, मिलते हैं। खुशी का भी एग्जाम अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ये चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे अपने चैप्टर नंबर 2 पे डिमांड, सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर। जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया फटाफट से बता दूं आपको, वीडियो को आपको लाइक करना है क्योंकि मैं तो आपका पसंदीदार हुई और आप मेरे पसंदीदार हो। आई जस्ट लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। दूसरा, आपको वीडियो को शेयर कर देना। तीसरा, इस फाउंडेशन एग्जाम के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम खत्म हो गया उसकी प्लानिंग मैंने पूरी करी है, रिजल्ट तक वेट करनी है नहीं करनी। जनवरी बाद जिनका ऑप्ट आउट के बाद एग्जाम देंगे, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से भी एक लाइव बैच, लाइव एट होम का बैच आपका शुरू हो रहा है सीए इंटर का। 21 दिसंबर से एक बैच शुरू हो रहा है सीए इंटर का, बिल्कुल लाइव एट होम। और एग्जाम के बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो देख लेना। और जिन बच्चों का पेपर जनवरी में है, रिवीजन सीरीज का भी पूरा लिंक है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देख लेना। चलो जी आगे चलते हैं। अब आते हैं हम बेटा अपने चैप्टर नंबर 2 पे, डिमांड, सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत अच्छी बेटा। नेक्स्ट आते हैं बेटा, अब डिजायर, वांट और डिमांड का क्या मतलब होता है। डिजायर का मतलब बेटा हमने हिंदी में लिखा है, क्या है डिजायर का क्या मतलब होता है, औकात से बाहर। तुम कहो मुझे कैटरीना कैफ से शादी करनी है, ये तुम्हारी डिजायर है।
वांट का मतलब जो करना भी चाहते हो और कर भी सकते हो। तुम कहते हो हम अपनी 2 गली छोड़ के एक लड़की है उससे शादी करेंगे, वो तुम्हारी वांट है। डिमांड का मतलब क्या होता है, जो तुमने, जिससे तुम्हारी एक्चुअल में शादी हुई, जिसको दहेज वहेज सुनने के बाद, क्वालिफिकेशन सुनने के बाद, जिससे तुम्हारी एक्चुअल में, जो तुम्हारे बजट में आएगी या बजट में जिसके तुम आओगे, उससे जो शादी होगी, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड। इन द सेंस जो हमारी औकात से बाहर चीज हमें चाहिए वो डिजायर है, जो विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय वांट है, जो हम खरीदते हैं एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो हमारी क्या है, डिमांड है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है जब चेंज आता है किसमें, डिमांड में। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, अपने प्राइस की वजह से जब डिमांड में चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड का क्या मतलब है जी, चेंज इन डिमांड का मतलब है जब हमारी डिमांड में चेंज आ जाए ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस, अपने प्राइस के अलावा किसी और प्राइस की वजह से। मतलब अगर हमें अपनी गलती की वजह से मम्मी से चांटा पड़े, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पर अगर किसी और की गलती की वजह से मम्मी उससे सड़ के हमें चांटा मारे, दैट इज चेंज इन डिमांड। मतलब अपनी प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आया, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। एंड अगर दूसरी मतलब अपने प्राइस के अलावा किसी और चीज के फैक्टर में चेंज आने वजह से डिमांड चेंज हो, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब हमारी डिमांड को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, बचपन में पढ़ा था बेटा, बचपन में इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहा हूं। प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा। बच्चों वाली चीज है, घटिया पेपर है कल का, इतना आसान पेपर है कि जो पेपर अगर बाई चांस किसी का खराब हुआ कल वाले में कवर कर लेना, मुफ्त के नंबर है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड का मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक दूसरे की जगह जो यूज किए जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करके यूज किए जाते हैं। तो पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड की कोक की डिमांड बढ़ेगी, पेप्सी का प्राइस कम होगा तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बेटा। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एक फैक्टर है। 2 टाइप के गुड्स होते हैं जब इनकम की बात करता हूं, इंफीरियर गुड्स और ओहो कौन से होते हैं, इंफीरियर और नॉर्मल गुड। इंफीरियर मतलब हल्की क्वालिटी के, नॉर्मल मतलब अच्छी क्वालिटी के। तो इनकम बढ़ेगी तो आप इसकी डिमांड कम कर दोगे, इनकम कम होगी तो इसकी डिमांड आप बढ़ा दोगे। नॉर्मल गुड्स के केस में, जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं, उस केस में इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर में किसी चीज का दाम बढ़ने वाला है तो तुम उसको आज ज्यादा खरीद कर रख लोगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ओल्ड फैशन की चीजें किसी को नहीं चाहिए देव बाबू, हमें नए फैशन की चीजें चाहिए। तो ओल्ड फैशन की चीजें की डिमांड कम है, न्यू फैशन की चीजों की डिमांड ज्यादा है। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। अब पूरी मार्केट की जो डिमांड है उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जो फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर मार्केट डिमांड को तो इफेक्ट करते ही है, मार्केट डिमांड को थोड़े और फैक्टर भी हैं जो इफेक्ट करते हैं, जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितना ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा होएगा रे उतना डिमांड ज्यादा होएगा, जितना साइज कम होगा उतना डिमांड कम होगा। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जहां बूढ़े ज्यादा हैं वहां छड़ी की डिमांड ज्यादा है, जहां लेडीज ज्यादा है वहां लिपस्टिक की डिमांड ज्यादा है। इन द सेंस कॉम्पोजिशन का मतलब है जहां पे जोन सा तबका ज्यादा है, जहां पे एक एरिया में वुमेन ज्यादा है तो वहां वुमेन के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। दैट इज इट। नेक्स्ट, लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जिस देश में नेशनल इनकम प्रॉपरली ढंग से बटी होगी, लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां की डिमांड ज्यादा रहेगी रे। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज एंड इंटरेस्ट रेट, अगर अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी और लो इंटरेस्ट रेट है तो वहां की डिमांड ज्यादा होगी रे। नेक्स्ट, सम मोर फैक्टर्स आर गवर्नमेंट पॉलिसी, लेवल ऑफ एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, वेदर कंडीशन, हैबिट्स एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। हाँ बेटा नैनदीप सिंह, ये वीडियो अपलोड होगा रे, तुम्हारे लिए है। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है रे। डिमांड शेड्यूल कुछ भी नहीं है, जब हम प्राइस और डिमांड के डेटा को, जब हम प्राइस और डिमांड के डेटा को एक टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं, टैबुलर प्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। और जब मैं उसी डेटा को कर्व की फॉर्म में दिखाता हूं, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। बेटा एनर्जी लाओ, एनर्जी कल के पेपर में क्या कर देना है, पेपर फाड़ देंगे, असली में नहीं दिमाग से पेपर को फाड़ देंगे। एनर्जी लेके आओ अपने अंदर, फुल एनर्जी, मजे से कल पेपर करके आना। और उसके बाद डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डांस करेंगे बेटा, कल पेपर खत्म है। कल जिनका नहीं है कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, कल भी कर लेना बाद में भी कर लेंगे, टेंशन लेने का नहीं।
नेक्स्ट, मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब मैं इंडिविजुअल के डेटा को मार्केट डिमांड के डेटा को प्राइस के साथ दिखाता हूं, इंडिविजुअल के, दैट इज मार्केट, मैं गलत बोल गया, सॉरी। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है, मैं नाचने में ज्यादा बिजी हो गया। डिमांड शेड्यूल का क्या मतलब होता है जी? डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है क्या? डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है जब आप प्राइस और डिमांड के डेटा को टेबल की फॉर्म में दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल के डेटा को दिखाओगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट के डेटा को दिखाओगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। कर्व की बात करें, अगर आप इंडिविजुअल के डेटा को कर्व की फॉर्म में दिखाते हो, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और पूरी मार्केट के डेटा को कर्व की फॉर्म में दिखाते हो, दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। बेटा वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, आज बस इतनी एनर्जी ले आओ, रात को खत्म कर दो इकोनॉमिक्स बीसी के, एक बार सुबह खत्म और एक बार आईसीआई के पेपर में खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड, बचपन में पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होएगा रहे, प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ेगा, अदर फैक्टर कांस्टेंट रखने। लेकिन ऐसा होता क्यों है? प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम क्यों होती है, प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती क्यों है? आते हैं बेटा हर्ष कंसल, तुम्हारी ये दूरी भी दूर करते हैं, टेंशन मत लो। क्योंकि जैसे जैसे आप एक प्रोडक्ट को खाते चले जाते हो, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती चली जाती है, तो कल को उसका प्राइस अगर बढ़ता चला जाएगा तो आपको तो वैसी सेटिस्फैक्शन कम हो रही है, आप उसको डिमांड कम करोगे। प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब एक चीज का दाम बढ़ता है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं दूसरी चीजें, इसलिए उसकी डिमांड कम हो जाती है। इनकम इफेक्ट, जब एक चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसको खरीदने की औकात, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इसलिए हम दूसरा गुड्स को खरीद लेते हैं। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, जब मार्केट में नए कंज्यूमर्स आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारी डिमांड में चेंज आ जाता है। और डिफरेंट यूजेस, जितने प्रोडक्ट के ज्यादा यूजेस हैं उसके हिसाब से उसकी डिमांड में फर्क पड़ जाता है। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, ऐसे कौन सी चीजें हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड का फर्क नहीं पड़ता? कहने का मतलब क्या है कि जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। कॉन्स्पिशियस गुड्स, गिवन गुड्स, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, नेसेसिटी और स्पेकुलेटिव गुड्स, यहां पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। इसके नाम याद कर लो, कॉन्स्पिशियस के नाम आते हैं एग्जाम में, आ सकते हैं, मतलब स्नॉब गुड्स, वेबलेन, गुड्स ऑफ स्टेटस, प्रेस्टीज गुड्स, ये सारे गुड्स का नाम है कॉन्स्पिशियस गुड्स। नेक्स्ट आते हैं जी, अब आती है बात मूवमेंट और शिफ्ट में। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जब डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड में चेंज आया अपने प्राइस की वजह से, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो या तो प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी, तो हमारा जो डिमांड का कर्व है वो सेम रहेगा, हम ऊपर या नीचे मूव कर जाएंगे। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मूवमेंट इन डिमांड कर्व। और शिफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा? जब डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, अदर फैक्टर की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। उसको जब मैं कर्व की फॉर्म में दिखाता हूं, दैट इज कॉल्ड एज शिफ्ट। या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इन द सेंस या तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा या डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज। मूवमेंट में होता है एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है प्राइस की वजह से, और ये होता है हमारा अदर फैक्टर की वजह से। नेक्स्ट होता है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन द डिमांड। डिमांड में कितना चेंज आया, डिमांड में कितना चेंज आया किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड में कितना चेंज आया किसी भी फैक्टर में चेंज आने की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन तरह की इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, प्राइस, इनकम और क्रॉस। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब डिमांड में चेंज आना किस वजह से? प्राइस में चेंज आने की वजह से। इनकम का मतलब डिमांड में चेंज आना किस वजह से? इनकम में चेंज आने की वजह से। और क्रॉस का मतलब प्राइस में चेंज आया एक्स गुड्स की और डिमांड में चेंज आ गया गुड्स का, मतलब जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, वहां पे लगती है हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स या चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है जी। प्राइस इलास्टिसिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इनकम का मतलब चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। क्रॉस का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ सम अदर गुड्स। 1 मिनट का मुझे टाइम दो, बैटरी हो गई है लाल, जरा इसको भी हम करते हैं चार्ज, 1 सेकंड का बेटा। हाँ जी मेरे बच्चों,
अब सर प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब तो समझ में आ गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी। सर समझ में आ गया। एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल आएगा, 4 मेथड है करने के, परसेंटेज मेथड, आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। परसेंटेज मेथड में फॉर्मूला क्या है, चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आर्क का फॉर्मूला Q1 माइनस Q0 अपॉन Q1 प्लस Q0 इंटू में P1 प्लस P0 अपॉन P1 माइनस P0। पॉइंट इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। और टोटल एक्सपेंडिचर का याद करो हमने क्या सीखा था, अगर टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस सेम डायरेक्शन में जाएं, ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ चले, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर देन 1। और टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े प्राइस के बढ़ने या घटने में, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। पेपर में अगर कुछ नहीं कह रखा, ऐसे क्या बोलता है, सारे क्वेश्चन किससे सॉल्व कर दो, आर्क इलास्टिसिटी से सॉल्व कर दो। पॉइंट का फॉर्मूला लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है जी। तो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के 4 मेथड है, परसेंटेज मेथड, आर्क इलास्टिक, पॉइंट और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है इलास्टिसिटी के कितने आंसर आ सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 यानी परफेक्टली इन इलास्टिक, नो चेंज इन डिमांड, लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1 और इन्फिनिटी। लेस देन 1 का मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इक्वल टू 1 का मतलब डिमांड और प्राइस में सेम चेंज है। मोर देन 1 का मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि डिमांड में चेंज आ रहा है जबकि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। और इसका फॉर्मूला हमने क्लास में डिस्कस किया था, ये सब आपको याद करने का तरीका। नेक्स्ट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी पे चेंज लाते हैं, इसका मतलब कौन से फैक्टर हैं जिससे डिमांड में चेंज आता है ज्यादा या कम, कौन से ऐसे फैक्टर है जिनसे डिमांड में चेंज आता है ज्यादा या कम। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जितने ज्यादा अवेलेबल होंगे उतनी ज्यादा हाईली इलास्टिक होगी। बजट में आपका पोजीशन क्या है उस कंज्यूमर का, मतलब आप कितने पैसे एक प्रोडक्ट पे खर्चते हो, उसकी क्या पोजीशन आपके बजट में, उस पर डिपेंड करता है इलास्टिसिटी। नेचर ऑफ नीड ऑफ दैट कमोडिटी, आपको कितनी ज्यादा जरूरत है, उसका नेचर क्या, लग्जरी या नेसेसिटी है। नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, टाइम पीरियड कितना है, कंज्यूमर की हैबिट्स कैसी हैं उस गुड्स को लेके। अगर उसकी हैबिट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी या लेस इलास्टिक होगी, कि उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद टाइट डिमांड। अब टाइट डिमांड का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई डिमांड, मतलब एक प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है। जैसे पेन की डिमांड, सॉरी रिफिल की डिमांड पेन से जुड़ी है, या आप XYZ कुछ भी कह सकते हो। पेट्रोल की डिमांड गाड़ी से जुड़ी हुई है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, वेरी लो होगी। क्यों सर, ऐसी क्यों होगी, उसकी इनइलास्टिक डिमांड क्यों होगी। मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ भी गया, लेकिन पेट्रोल तो अब जो लोग कार चलाते हैं वो गाड़ी चलाना बंद तो नहीं कर देंगे जिन पर ऑलरेडी गाड़ी है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। टाइट डिमांड, जिसकी भी डिमांड किसी और से जुड़ी होती है, उसकी डिमांड क्या रहती है, इनइलास्टिक। बिकॉज चीज उसमें चेंज आया मान लिया, पर दूसरी चीज तो उसके बिना यूज ही नहीं हो सकती ना, उसमें तो कोई चेंज आया नहीं, लोग गाड़ी चलाना बंद तो नहीं कर देंगे। तो इस वजह से पेट्रोल जब दाम बढ़ता है तो डिमांड पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और ऑटोनोमस डिमांड का मतलब होता है जिसकी खुद की अपनी डिमांड है, तो उसकी डिमांड तो इलास्टिक होगी। प्राइस बढ़ गया या घट गया, तो प्राइस जो है बढ़ गया या घट गया तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। हाँ बेटा, ये क्लास अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करना, इज कॉल्ड एज डिमांड फोरकास्टिंग। और टाइप्स ऑफ फोरकास्ट, बड़े लेवल पे फोरकास्ट करोगे मैक्रो लेवल, छोटे लेवल पे फोरकास्ट करोगे माइक्रो लेवल, और या तो टाइम पीरियड के हिसाब से। अगर आप शॉर्ट टर्म की फोरकास्टिंग करोगे वो शॉर्ट टर्म का बजट रहेगा, लॉन्ग टर्म की फोरकास्टिंग करोगे वो लॉन्ग टर्म का बजट रहेगा। इंडस्ट्री लेवल, पूरी इंडस्ट्री की फोरकास्टिंग करोगे तो वो इंडस्ट्री लेवल है, और एक एक फर्म की फोरकास्टिंग करोगे तो वो फर्म का लेवल है। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग, मैंने आपको क्लास के अंदर भी होमवर्क दिया था रीड करने के लिए, आप अभी भी इसको रीड करेंगे, क्या क्या मेथड होते हैं फोरकास्ट करने के। प्रैक्टिकल है नहीं और ऑब्जेक्टिव इस पे आएगा नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट चलते हैं, डिमांड डिस्ट्रिक्शन। प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जो किसी और को बनाने के काम आते हैं, कंज्यूमर गुड्स जो खुद बनाए जाते हैं। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, जो विच कैन बी कंज्यूम मोर देन वन, एक से ज्यादा बार यूज किए जा सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल, जो एक से ज्यादा बार यूज नहीं किए जा सकते। डिराइव डिमांड, जिसकी डिमांड किसी और चीज से डिराइव होती है। ऑटोनॉमस, जिसकी खुद की डिमांड है। इंडस्ट्री की डिमांड क्या होती है जी, इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री की जो डिमांड है दैट इज इंडस्ट्री की डिमांड। एक पर्टिकुलर फर्म की जो डिमांड है कंपनी की डिमांड है। शॉर्ट रन डिमांड है और लॉन्ग रन डिमांड है। छोटे टाइम की जिसकी डिमांड है वो शॉर्ट रन है, और जो लॉन्ग रन डिमांड है वो लॉन्ग टर्म डिमांड है। नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता जो सेकंड यूनिट का चैप्टर है दैट इज सप्लाई। जिसको डिमांड आता है उसके लिए सप्लाई कुछ भी नहीं है, सेम। डिमांड क्या होता है,
गुड्स बॉट एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, सप्लाई का मतलब गुड्स सोल्ड एट अ गिवन पॉइंट एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड था या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई है। प्राइस ऑफ गुड, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। मेरे साथ साथ रिवाइज करते चले जाओ। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर जिससे हम चीजों को बनाते हैं, ये पूरा चैप्टर सप्लायर के एंगल से है। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, मैं सप्लाई को कम करूंगा। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और मेरा प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा, मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरीके से, उस पर सप्लाई डिपेंड करती है। नेचर ऑफ कंपटीशन कैसा है, उस पर सप्लाई डिपेंड करती है। और अदर फैक्टर कैसे है, उस पर सप्लाई डिपेंड करती है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है बेटा? अदर फैक्टर कांस्टेंट, प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस के कम होने पे सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। सप्लाई शेड्यूल का मतलब होता है जब मैं प्राइस और सप्लाई के डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में दिखाता हूं, दैट इज सप्लाई शेड्यूल, और जब मैं कर्व की फॉर्म में दिखाता हूं, दैट इज सप्लाई कर्व। और सप्लाई कर्व हमेशा कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव स्लोपिंग होता है। मूवमेंट एंड शिफ्ट। मूवमेंट अगेन जब सप्लाई में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। जब सप्लाई में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, दैट इज शिफ्ट। इसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें इंक्रीज डिक्रीज होगा। और इसमें सप्लाई का जो हमारा क्या बोलते हैं मूवमेंट है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाली, उसमें सप्लाई कर्व चेंज नहीं होता है बिकॉज उसमें खुद के प्राइस की वजह से चेंज आ रहा होता है। इसमें हमारा सप्लाई कर्व चेंज होता है या तो राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होता है जी? सप्लाई में चेंज आना ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और हमारे सिलेबस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने की सिर्फ एक ही मेथड है, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस का मतलब होता है चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी। उसको निकालने के दो तरीके हैं, परसेंटेज मेथड और आर्क इलास्टिसिटी। परसेंटेज मेथड का वही सेम फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और आर्क का फॉर्मूला वही सेम, Q1 माइनस Q0 अपॉन Q1 प्लस Q0 मल्टीप्लाई बाय P1 माइनस P0 P1 प्लस P0 अपॉन P1 माइनस P0। सप्लाई बिल्कुल सेम है। टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी वही, 0 लेस देन 1 इक्वल टू 1, मोर देन 1 इन्फिनिटी। 0 का मतलब नो चेंज इन सप्लाई, लेस देन 1 का मतलब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इक्वल टू 1 का मतलब परसेंटेज इन सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मोर देन 1 का मतलब परसेंटेज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब नो चेंज इन प्राइस बट चेंज, नो चेंज इन प्राइस लेकिन सप्लाई में चेंज आ रहा है। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, जहां पर डिमांड और सप्लाई टकराते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नहीं बेटा मेमो यादव ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर, कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत सिंपल है। कंज्यूमर बिहेवियर का बेटा आपको जो पढ़नी है मेन बात वो क्या पढ़नी है कि जो वांट्स होती हैं उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट है। क्या? अनलिमिटेड वांट्स है, इंटेंसिटी सबकी अलग अलग है, हर वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। वांट्स कॉम्पिटिटिव रहती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो आपकी सेटिस्फैक्शन को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ऑल्टरनेटिव है, वांट दूसरी वांट के ऑल्टरनेटिव बन जाती है। वांट्स आर ऑल्टरनेटिव, मुझे एक चीज चाहिए, एक चीज चाहिए, अगर ये नहीं चाहिए तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए तो ये चाहिए। वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, वांट्स वेरी करती है टाइम प्लेस एंड पर्सन के हिसाब से, आपके अलग अलग वांट्स हैं। हैबिट्स भी बन जाती है कई बार हमारी वांट, और इनकम और टेस्ट पे भी डिपेंड करती है कि वो हमारी वांट है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ वांट्स। हमारी वांट्स तीन टाइप की होती हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज। नेसेसिटी का मतलब जो एसेंशियल फॉर लिविंग है, कंफर्ट का मतलब जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है, लग्जरी का मतलब जो सुपर फ्लॉस एक्सपेंसिव है और लिविंग के लिए एज सच कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है। आई होप यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करनी है, दोस्तों के साथ शेयर करनी है। और एग्जाम के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम खत्म होते ही ये वीडियो जरूर देखना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि एग्जाम खत्म होते ही आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, रिजल्ट तक वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और 21 दिसंबर से हमारे बैचेस लाइव शुरू हो रहे हैं, लाइव एट होम, जिसकी रजिस्ट्रेशन चालू हैं। और 5000 पर सब्जेक्ट ऑनलाइन लाइव एट योर होम। पहले 500 बच्चों के लिए स्कीम है, सिर्फ 5000 रुपए पर सब्जेक्ट में आपको हम लोग क्लासेस दे रहे हैं लाइव एट होम, जो कि आप ले सकते हैं। कृपया करके नीचे नंबर है उस पर कॉल करके अपनी सीट बुक करा लो। ऑलरेडी एग्जाम खत्म नहीं हुए हैं, फिर भी काफी बच्चों ने रजिस्ट्रेशंस करा ली, और ये स्कीम सिर्फ पहले 500 बच्चों तक के लिए, जो मुझे लगता है ऑप्ट आउट या नेक्स्ट मंथ या विद इन नेक्स्ट
दिस मंथ यू कैन से दिसंबर एंड तक वो कंप्लीट मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए। तो आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट आता है बेटा यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, की एक कमोडिटी से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। सेटाइटी जिसे हम बोलते हैं, दो टाइप की यूटिलिटी है, टोटल और मार्जिनल। टोटल का मतलब होता है क्या, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स, और मार्जिनल का मतलब होता है बेटा क्या, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट। टीयू का मतलब क्या होता है कि टोटल यूनिट कंज्यूम करने से टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, और एमयू का मतलब होता है एडिशनल यूनिट से एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली। सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के दो तरीके हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। नॉट इन न्यूमेरिकल टर्म्स इज ऑर्डिनल, न्यूमेरिकल टर्म में जब हम सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं दैट इज कार्डिनल। न्यूमेरिकल टर्म्स में एक कप चाय से एक कप चाय से मुझे उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलती है जितनी 2 कप कॉफी से मिलती है, दैट इज ऑर्डिनल। और जो न्यूमेरिकल टर्म्स में करते हैं, एक कप कॉफी से मुझे 5 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज कार्डिनल। इंडिफरेंस का बचपन में पढ़ा था बेटा, बचपन में पढ़ी हुई बात है। इंडिफरेंस का इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which gives us equal level of satisfaction, that is indifference curve। ये बेस्ड द ऑर्डिनल अप्रोच पे किसने दिया था, हिग्स एंड एलन ने। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इंटरसेक्ट नहीं करते दो इंडिफरेंस कर्व। कैसा रहता है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। किस वजह से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डिक्रीजिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये इंटरसेक्ट नहीं करता ना तो एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट स्ट्रेट लाइन रहेगा, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में स्ट्रेट लाइन रहेगा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री केस में एल शेप्ड रहेगा हमारा इंडिफरेंस कर्व। एमआरएस का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक को पाने के लिए हमने दूसरे को कितना सैक्रिफाइस किया, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि एक को पाने के लिए हमने दूसरे को कितना सैक्रिफाइस किया, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे एक ऑरेंज को बढ़ाने के लिए एप्पल को 2 यूनिट सैक्रिफाइस किया, तो 1:2 का रेशियो है, दैट इज एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये गिरता चला जाता है। मैं अगले ऑरेंज के लिए सिर्फ एक ही एप्पल सैक्रिफाइस कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि एप्पल से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इंडिफरेंस मैप, जब मैं बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व एक ही कर्व पे दिखा दूंगा, दैट इज इंडिफरेंस मैप, सिंपल। इंडिफरेंस कर्व की क्या एजम्पशन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। कंज्यूमर समझदार है, रैशनल है, कंज्यूमर के पास सारी इंफॉर्मेशन है अपने आसपास के एनवायरनमेंट की। यूटिलिटी को ऑर्डिनली आप मेजर कर सकते हो, ऑर्डिनली। कंज्यूमर रैंकिंग करने के लिए, सारे कॉम्बिनेशन को रैंक करने के केपेबल है। कंज्यूमर की चॉइसेस जो है वो अपने पैटर्न के हिसाब से कंसिस्टेंट है, मतलब जो मुझे चाहिए कंसिस्टेंटली मैं उसी बात में बात कर रहा हूं। ये नहीं कि आज मेरे को क्रिकेटर बनना है, कल मुझे फुटबॉलर बनना है, परसों मुझे बॉक्सर बनना है। जो मेरी चॉइसेस हैं वो कंसिस्टेंट बिहेवियर शो कर रही हैं। अगर कॉम्बिनेशन ए में ज्यादा कमोडिटीज हैं कॉम्बिनेशन बी से, तो ऑब्वियसली ए इज प्रेफर्ड ओवर बी। ए को मुझे ऑब्वियसली बेहतर है, ज्यादा ही बेहतर है, ये तो हमें बचपन से पता है, ए इज प्रेफर्ड ओवर बी। इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट होता है बेटा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बचपन में पढ़ा था कॉन्सेप्ट। जैसे आप एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते चले जाते हो, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसका एग्जांपल है बस, और कुछ भी नहीं है, ये पढ़ लेना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। टीयू और एमयू के बीच का जो रिलेशनशिप है ये आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा भैया जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया जी एग्जाम के लिए। टीयू राइज करता है, एमयू पॉजिटिव है, एमयू डिमिनिश करता है थ्रू आउट, एमयू गिरता चला जाता है। उसके बाद टीयू यहाँ पे मैक्सिमम है, एमयू वहां पे 0 है, टीयू गिर गया, एमयू नेगेटिव हो गया। और ये रिलेशनशिप एग्जाम के लिए हमने समझा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा एमसीक्यू जो बुक में सिर्फ वो कर लो, अब एमयू एक्स अपॉन एमयू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, घोट जाओ भाई, घोट लो, एमयू एक्स अपॉन एमयू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, दैट्स इट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है इस कंडीशन पे। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की क्या लिमिटेशंस है, मतलब कहां पे ये नहीं लगता, जहां पे यूनिट्स, अच्छा मतलब कहां पे नहीं लगता, नहीं कि ये कॉन्सेप्ट में क्या कमियां है। ये पता क्या बोलता है, ये बोलता है होमोजीनियस यूनिट होनी चाहिए। होमोजीनियस का क्या मतलब है, एक जैसी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन, गोलगप्पे का साइज बराबर रहना चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए। लॉ फेल्स इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड, लग्जरी गुड्स के केस में ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, मतलब
ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन आपको गिरती चली जाती है। पर ऐसा नहीं है मैं आपको एक एप्पल की वॉच दूं, दूसरी दूं, तीसरी दूं, चौथी दूं, आप तो फूले नहीं समाओगे, कल को आप राजा बादशाह समझने लग जाओगे खुद को। प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, रिलेटेड गुड्स के केस में नहीं लगता। और अनरियलिस्टिक एजम्पशन है इसमें बहुत ज्यादा कि गोलगप्पे खाते चले जाओगे, अरे भाई हम सांड थोड़ी है, गोलगप्पे खाते चले जाएंगे सेटिस्फैक्शन कम होती चली जाएगी। अनरियलिस्टिक एजम्पशंस पे कॉन्सेप्ट ये बेस्ड है। साक्षी का सवाल है सर क्या जनवरी ऑप्ट आउट और स्टूडेंट और दिसंबर स्टूडेंट का इंटर सेम होगा? हाँ बेटा बिल्कुल सेम होगा, और हमारे यहाँ लाइव बैच भी शुरू हो रहा है 21 दिसंबर से, जिन्होंने दिसंबर में पेपर दिए हैं, और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से जो दिसंबर जनवरी एंड में पेपर देने हैं ऑप्ट आउट में, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से लाइव एट होम का आपके लिए बैच शुरू होगा। बच्चों ध्यान से समझ लेना, रिजल्ट की वेट मत करना, चाहे कोचिंग हमसे लो चाहे कहीं भी लो, रिजल्ट की वेट मत करना। मैंने पूरी प्लानिंग आपको बता रखी है कि किस तरीके से आपको अपना इंटर प्लान करना चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट तक की वेट करोगे 2 महीने बर्बाद कर बैठोगे। ये बात समझ के चलना, मैंने बहुत प्यारी प्लानिंग करी है और बहुत समझदारी से आपको समझाया है। इस वीडियो को जरूर देखना, एग्जाम के बाद क्या करना है इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना। चलते हैं जी आगे। मीतू बजाज कह रही है बेटा ये नोट्स कहां मिलेंगे? ये नोट्स बेटा इस गली में मिलेंगे, हमारे पास मिलेंगे, हमारे पास या हमारे बच्चों के पास मिलेंगे। यही हमारी मेहनत है जो हमने 4 महीने लग के किया, ये हम फ्री में नहीं देते हैं बेटा। फ्री कहने का मतलब ये हम कहीं अपलोड नहीं करते, हम क्लास में बच्चों को अपने हाथ से लिखवाते हैं, यही हमारी मेहनत है 4 महीने की। नेक्स्ट, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है बेटा? कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस मतलब जितने पैसे मैं खर्च रहा हूं, what a consumer is willing to pay and what a consumer actually pays। मतलब मान लो किसी 10 रुपए की चीज के मुझे 5 रुपए देने पड़ जाए, 10 यूटिल्स की मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है और 5 रुपए मेरी जेब से जा रहे हैं, तो 5 रुपए मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है जी, कंज्यूमर सरप्लस है जी। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है? What एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट अ कंज्यूमर एक्चुअली पेज। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्सन। एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ये क्या बोला जाता है? एक्सेस ऑफ प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज, और जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। जैसे कि 1 यूनिट खाई, सेटिस्फैक्शन मिली 30 यूटिल की, लेकिन वो तो मिल गया मुझे 20 रुपए में। 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली और मिल गया वो प्राइस 20 रुपए में, तो 20 वाली चीज में मुझे 30 के मजे आ रहे हैं, तो 10 रुपए मेरा क्या हो गया? कंज्यूमर सरप्लस। एमयू इन रुपीज माइनस प्राइस इन रुपीज रख लो, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इसमें। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं ये मैं आपको बोलूंगा। यहां पे आपके पास नोट्स हैं, इसको आपको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, वीडियो को पॉज कर देना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेशंस आपको रीड करनी है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल छोड़ना कुछ भी नहीं है बेटा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। चले जी आगे चले। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग शिवाली मैम को जानते हैं और हमारे प्यारे अंश को जानते हैं, उनके लिए 2 मिनट का एक अच्छा सा प्यारा सा मजेदार वाला ब्रेक। ये है हमारा अंश जो बैच के बीच में पैदा हुआ था, ये हमारा शौर्य है जी। जो लोग मुझे जानते हैं, जो शिवाली मैम को जानते हैं, उनको पता होगा ये हमारे बैच के दौरान ये बच्चे जी बाहर आए थे, और आज ये कॉबॉय 4 महीने का हो चुका है एंड इट्स 5th मंथ। और मैंने कहा बच्चों को दिखाऊं, बच्चे बोलते हैं कि सर अंश कैसा है अब, तो मैंने कहा एक बार अंश से आप सबकी बात कराएं। ये हमारा प्यारा अंश, हमारा प्यारा शौर्य, और आपका बैच के बीच का साथी। बैच जब शुरू हुआ था तब ये नहीं था, बैच के बीच में आया और मजे करा के चला गया। चले जी, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट आता है बेटा बजट लाइन। याद करो बजट लाइन क्या पढ़ा था हमने क्लास के अंदर?
बजट लाइन हमने बेटा क्या पढ़ा था क्लास के अंदर? बजट लाइन होती है औकात की लाइन। औकात की लाइन का मतलब क्या होता है बेटा? औकात की लाइन का क्या मतलब होता है? बजट लाइन हमने क्लास में पढ़ी थी। औकात वाली लाइन, औकात वाली लाइन का क्या मतलब है बेटा? बजट लाइन क्या करता है? इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गुड्स विच कैन कंज्यूमर कैन बाय विद गिवन इनकम। अपनी औकात के अंदर रह के जो सामान मैं खरीद सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज बजट लाइन। उसको बोलते हैं बेटा बजट लाइन। ठीक है जी। ऑल दोस कॉम्बिनेशन जो आप खरीद सकते हो अपनी गिवन इनकम के अंदर, उसको बोलते हैं बजट लाइन। स्ट्रेट लाइन रहती है, इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? कंज्यूमर स्टेट ऑफ रेस्ट में कहां आएगा बेटा? याद करो, कंज्यूमर स्टेट ऑफ रेस्ट में कहां पे आता है? कंज्यूमर स्टेट ऑफ रेस्ट में कहां आता है जी? स्टेट ऑफ रेस्ट में, जहां पे उसकी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गिवन बजट लाइन के अंदर मिल जाती है। जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा हम क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ गया है, मतलब वो यहां से हिलना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट, अब पहले दो चैप्टर बच्चों की डिमांड पे, बच्चों ने कहा सर इकोनॉमिक्स को रिवाइज करा देना। मेरे पास मैसेज आते सर कम से कम 2 चैप्टर आप हमें रिवाइज करा देना, बाकी तो सर हमें आते हैं। तो बच्चों की डिमांड पे मैंने 2 चैप्टर रिवाइज कराए जी। बच्चों की डिमांड पे मैंने 2 चैप्टर रिवाइज करा दिए और आई होप सबको यहां तक की कहानी क्लियर होगी। अब सुनो मेरी बात, इकोनॉमिक्स बेटा पढ़नी कैसे, ध्यान से समझ लेना। 2 चैप्टर कर लिए, इन 2 चैप्टर को एक बार वापस से रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट 10 मिनट लगा के, सारे एमसीक्यू लाइन से कर डालो और आपके ये 2 चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। आज का टारगेट आपका ये होना चाहिए कि रात को बैठ के मैं पूरी इकोनॉमिक्स खत्म कर लूं, बिकॉज ऑफ 60 मार्क्स, 60 नंबर की आएगी, 60 नंबर की इकोनॉमिक्स है, मैं उसको खत्म करूं। बीसीके में आपको क्या करना है? सिर्फ ये समय ऐसा होना चाहिए जो डेटा आपके पास है उसको लर्न करो, एक बार निकालो अपनी आंखों के आगे से। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितनी बार अपनी आंखों, जो एमसीक्यू आपको दे रखे हैं, चुपचाप उसको रीडिंग करो, 1 बार 2 बार 3 बार, हर चैप्टर के एमसीक्यू को 3 बार रीड कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कोई आफत वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना और कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है जी। अब हम आगे यहां पे अपने आप को ब्रेक दे रहे हैं। अब आपका टारगेट क्या? अब आप क्या करोगे सुन लो। क्लास खत्म होते ही आपने क्या करना है? इकोनॉमिक्स के इन दोनों यूनिट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, सारे एमसीक्यू अच्छे से एक बार देख लेने हैं, दैट्स इट। उसके बाद क्या करोगे? बाकी के 2 चैप्टर जो इकोनॉमिक्स के मेरे पे छोड़ने हैं आपको। उसके बाद एक आधी इकोनॉमिक्स कर ली, अब इकोनॉमिक्स से बाहर आ जाओ। सर आधी इकोनॉमिक्स हो गई, 30 नंबर मेरे पक्के हो गए, आधी इकोनॉमिक्स मेरी डन है, 30 नंबर पक्के हैं। अब सर बीसीके पे आता हूं, थोड़ा सा डर भी तो खत्म करना है ना। बीसीके के आपके मान लो 6 चैप्टर हैं, तो 6 में से पहले कोई भी 3 या 4 चैप्टर आपको आज रात को रिवाइज करने, और वो कैसे करने हैं? डेटा पढ़ो, डेटा पढ़ने के बाद हर चैप्टर के एमसीक्यू को 3 बार अपनी आंखों के आगे से निकाल लो बेटा, इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आता। आप अपनी आंखों के आगे से बीसीके के एमसीक्यू 3 बार निकाल लो आज रात को बैठ के। टारगेट आधी इकोनॉमिक्स हो गई, आधी बीसीके हो गई, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। जो पूरी बीसीके कर पाए दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद सुबह 7 बजे मैं मिलूंगा दोबारा इसी चैनल पे सेकंड इकोनॉमिक्स की रिवीजन के साथ, जिसमें बाकी 3 चैप्टर रिवाइज कराऊंगा और आपको क्या करना है उसके एमसीक्यू उसके बाद उसके कर लेने हैं। तो अब आपको अभी बैठ के पहले दोनों चैप्टर के एमसीक्यू अपनी आंखों के आगे से देखोगे, बीसीके के एमसीक्यू अपनी आंखों के आगे से देखोगे, डेटा देखने के बाद सुबह 7 बजे जो मेरे साथ रिवाइज करना चाहिए 3 चैप्टर मेरे साथ रिवाइज करे। जो खुद से इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू आज रात को एक बार खत्म करना चाहे वो खुद से कर सकता है। सुबह 7 बजे तीनों रिवाइज करा दूंगा, 60 नंबर फ्री, 40 नंबर तुम मेरे को पता रात को फ्री कर लोगे, मैं जानता हूं तुम्हें। ठीक है जी, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव मोटिवेशन चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर लेना। सुबह 7 बजे मिलेंगे, जिनको नहीं पता अपने दोस्तों को बता दो। सुबह 7 बजे हम लोग मिल रहे हैं सेम चैनल पे सेकंड रिवीजन वीडियो के साथ। और अभी आपके पास अगर टाइम है तो आपके पास 2 से 10 मिनट की वीडियो है, एग्जाम खत्म होने के बाद कैसे प्लानिंग करनी है आपको इंटर की, वो जरूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये वीडियो शेयर कर लेना। और 21 दिसंबर से, और जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है उनका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं लाइव एट होम का, वो देख लेना। ये वीडियो जरूर देखना एग्जाम खत्म होने के बाद कैसे प्लानिंग करनी है, प्लीज इसकी रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, तो मिलते हैं सुबह 7 बजे। समझ आ गया सीक्वेंस? एक बार दोबारा बता दूं, फटाफट से
फटाफट से। हाँ बेटा सविता टेंशन मत लो, सविता कह रही मैं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती, लेकिन सर ये 5000 वाली स्कीम रखना। बेटा कोई बात नहीं, तुमने कह दिया, मैंने दिल में रख ली ये बात आपके लिए, टेंशन मत लो। ठीक है, फटाफट से वापस से दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, एमसीक्यू सारे अपनी आंखों के आगे से निकालो, आधी इकोनॉमिक्स खत्म, एक 5-10 मिनट आधे घंटे का ब्रेक लो, बीसीके के डेटा को पढ़ो, उसके बाद उसके एमसीक्यू को 3 बार अपनी आंखों के, जयराम जी की जैसे माला पढ़ते हैं ना, जयराम जी की अपनी आंखों के आगे से निकाल लो 3 बार, सिंपल एज दैट। वो आपको ना माइंड में छप जाएंगे, वहीं छाप के आने, उसके बाद घर आके उसको थूक देना। अपने को जीवन में कभी काम नहीं आएंगे, लेकिन पेपर है करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, थ्योरी है रटनी पड़ेगी, सीधी बात। जो समझने वाला है समझो, जो डेटा लर्न करना है वो करना तो पड़ेगा ही, अब इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं। 3 बार एमसीक्यू हर चैप्टर के अपनी आंखों के आगे से निकाल लो, दैट्स इट। डेटा पढ़ने के बाद पीसीके खत्म करो, आधी इकोनॉमिक्स खत्म करो, आधी इकोनॉमिक्स मेरे साथ सुबह कर लेना। अगर सुबह नहीं करना चाहते, अभी करना चाहते, दैट इज योर विश, लेकिन तरीका यही है, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, फिर सारे एमसीक्यू अपनी आंखों के आगे से निकाल दो, दैट्स इट। ठीक है जी, मिलते हैं, ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। पेपर कल का अच्छे से करके आना, मुझे सबका अच्छा पेपर चाहिए। ठीक है जी, ओके टाटा बाय बाय। वीडियो शेयर कर देना, वो एग्जाम वाली वीडियो जरूर देखना, एग्जाम के बाद करना है क्या उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड वंस अगेन वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। एंड इतनी बढ़िया बढ़िया सर्दी वाली मॉर्निंग में फिर से हम लोग मिले हैं सुबह सुबह अपने, जैसा कि कल वाले पार्ट 1 में मैंने आपको कहा था कि हम लोग रिवाइज करेंगे लास्ट वाली पार्ट 1 मैराथन में, रिवीजन क्लास में हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन और यूनिट नंबर 2 डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर रिवाइज किया था। आज हम लोग अपनी बची हुई 3 यूनिट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड बिजनेस साइकिल को रिवाइज करेंगे। तो फटाफट से बच्चों तैयार हो जाओ, कंबल डालो अपने ऊपर इतनी भरी सर्दी में, एंड पढ़ना शुरू करते हैं जी। आई होप सब लोगों ने जो जो चीजें कही थी वो रिवाइज वैसे कर ली होंगी। अर्जुन, कुंदन, दीपक, ज्योतिका, मानसी, गौरव, अश्वथी, श्रीकांत, केशव, सुनील, फलक, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आई होप सब लोगों ने, जैसा कि मैंने लास्ट मैराथन में कहा था, लास्ट रिवीजन क्लास में कहा था कि आपको सारे एमसीक्यू आप चैप्टर के कर लें, बीसीके के सारे एमसीक्यू 2-3 बार बस अपनी आंखों के आगे से आपको निकालने हैं, दैट्स इट। वो आप लोग निकाल लेना, और अगर आपने किए तो बहुत अच्छी बात है। और एक बार और सारे एमसीक्यूज बस एक बार अपनी आंखों के आगे से निकाल करके जाना। और मैंने ये भी कहा था कि सीए फाउंडेशन एग्जाम खत्म होते ही आपको कौन से, मतलब क्या करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट, उस वीडियो को आपको जरूर देखना, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो लिखना है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, हमारी 3 यूनिट जो पेंडिंग है रिवाइज करने वाली। मैं 2 मिनट का और इंतजार करता हूं, 2 मिनट का इंतजार करूंगा जब तक सारे बच्चे आ जाएंगे। कल वाली वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, विद इन सम आवर्स, कुछ आवर्स के अंदर ही, जो हमारी पहली रिवीजन क्लास है उसके कुछ आवर्स के अंदर ही अप्रोक्सीमेटली 1,500-2 हज़ार व्यूज हो गए थे, तो बहुत अच्छा रिव्यू मिला। खुशी बेटा, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है, मानोगे नहीं, कल आपका अकाउंट्स का पेपर था, तो शाम को 5 बजे, मतलब इट वाज लाइक कि मेरे को यार किसी बच्चे से पेपर मंगाना है, मेरे को लग रहा था मेरा पेपर है, तो पेपर देने तुम गए थे, पर ये हमारे साथ हमेशा होता है, मेरे को लगा था मेरा पेपर है यार, कैसा हुआ होगा, मतलब आई वाज लाइक बाइटिंग माय नेल्स कि यार पेपर कैसा हुआ होगा, सही तो हुआ होगा ना, पेपर कैसा आया होगा। हमने सब कुछ क्लास में तो कवर किया, ये हर बैच में हमारे दिल में एक धड़कन रहती है कि यार पेपर, बच्चों का बस पेपर अच्छा होना चाहिए। हमने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, उनका पूरा करियर है इस पेपर के ऊपर, तो पेपर अच्छा होना चाहिए। एंड फलक का भी मैसेज आया था, सर पेपर अच्छा हुआ, बहुत बहुत दिल को तसल्ली मिलती है। एंड खुशी, ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स तो आपके साथ हैं ही, ओमकार, गौतम, गौरव, हितेश, ठीक है बेटा। तो पेपर आपको अच्छा करना है, आज का पेपर भी अच्छा होगा, टेंशन दिमाग से निकाल दो, अब जो हो गया हो गया, अच्छे से सोच समझ के करके आना, बहुत इजी पेपर होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो जी शुरू करते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट।
फटाफट से बेटा शुरू कर लो, नोट्स निकाल लो अपने, जिसके पास है नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो मैं इस समय तुम्हारे लिए कर रहा हूं ये भी एक प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, कुछ भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना जिससे कि सामने वाले के लिए कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। वंदना गुड मॉर्निंग, जैनम जैन गुड मॉर्निंग। एंड सामने वाले की मैं कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं उसको बेटा प्रोडक्शन कहते हैं। सिंपल सा फंड है। कॉमन टर्म में प्रोडक्शन इंडिकेट करता है ऐसी एक्टिविटी जो कुछ भी मटेरियल। चलो जी पढ़ते, थैंक यू कुंदन। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम सामने वालों के लिए करते हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम सामने वालों के लिए करते हैं ताकि उनको कुछ उनकी वांट्स को सेटिस्फाई हो सके, प्रोडक्शन जो पेपर में आता है। प्रोडक्शन क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस पे क्वेश्चन कैसा आता है कि इनमें से क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है बेसिकली, ये हमने बचपन में पढ़ा था, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, सामने वाले की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करना। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है अपने लिए अपनी लिविंग जनरेट करने के लिए जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि रेस्टोरेंट वाले या मदर डेयरी वाले आपको दही बेच रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जो हमारी मदर हमारे लिए घर में दही जमा रही है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली होती है डायरेक्ट वांट्स ऑफ पीपल को सेटिस्फैक्शन, जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करे, मैं जो भी एक्टिविटी करूंगा दैट इज प्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में बेटा एक होती है फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस, टाइम एंड पर्सनल। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की फॉर्म चेंज कर देना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज कर दिया। आपने प्लास्टिक से पेन बनाया, तो जब आप किसी चीज की फॉर्म को चेंज करते हो दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी होती है बेटा किसी जगह की किसी चीज की प्लेस को चेंज कर देना। मतलब फॉर एग्जाम्पल जहां पर जो चीज अवेलेबल नहीं है अगर मैं वहां पर वो चीज अवेलेबल करवा दूं। फॉर एग्जाम्पल किसी गांव में कोई चीज अवेलेबल नहीं होती लेकिन मैं शहर से ले जाके गांव में अवेलेबल करा दूं, तो इसका मतलब मैंने वहां के लोगों की वांट्स को क्या कर दिया, सेटिस्फाई। मैंने कुछ प्रोडक्शन तो किया लेकिन उसको नाम क्या दोगा, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस का मतलब होता है जिस जगह जो चीज अवेलेबल नहीं होती अगर वहां पे वो चीज अवेलेबल करा दो, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। थर्ड होता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है जिस टाइम जो चीज अवेलेबल ना हो उस टाइम अगर वो चीज अवेलेबल करा दो, दैट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। रात को 12 बजे आपको केमिस्ट ने वो चीज दवाई दे दी जो आपको कहीं नहीं मिल रही थी, तो उसने आपके लिए प्रोडक्शन तो किया, आपके लिए वांट को सेटिस्फाई किया और इसके आपने उससे पैसे भी लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। लेकिन इसको बोलोगे क्या स्पेसिफिकली, टाइम यूटिलिटी। टाइम का मतलब होता है जिस समय जो चीज अवेलेबल ना हो अगर उस समय वो चीज अवेलेबल करा दो, दैट इज टाइम यूटिलिटी। लास्ट होता है पर्सनल यूटिलिटी। पर्सनल स्किल से किसी की वांट को सेटिस्फाई करना इज कॉल्ड एज पर्सनल यूटिलिटी। नेक्स्ट आता है बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बचपन में पढ़ा हुआ है हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसके फीचर्स क्या आते हैं बेटा, लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है, लैंड का मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में वो सारे फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर होते हैं, एयर, वाटर, उसको हम सबको मिला के लैंड को बोलते हैं। लेबर का मतलब होता है मेंटल या फिजिकल एफर्ट्स या स्किल्स किसी के। कैपिटल का मतलब होता है बेटा क्या, ये वेल्थ का पार्ट है, ये बात ध्यान रख लेना, ये आता है। वेल्थ होती है कैपिटल प्लस ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, आपकी संपत्ति। कैपिटल तो हो गया पैसा, जो आपके आसपास सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ये भी तो हमारी वेल्थ है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है क्या, वो व्यक्ति जो इन सारे फैक्टर्स का यूज करके बिजनेस को चलाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। अब इनके फीचर्स बेटा एग्जाम में आते हैं, के फीचर्स एग्जाम में आते हैं, के फीचर्स क्या क्या है जी, फीचर्स पढ़ना जरा। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लैंड के बारे में बात कर रहा हूं। लैंड की सप्लाई बेटा फिक्स है, इस ये आता है पेपर में क्वेश्चन। परफेक्टली इन इलास्टिक, जो सप्लाई की लैंड की सप्लाई है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, यानी हिल नहीं सकती, यानी फिक्स्ड है। लैंड परमानेंट है, लैंड इनडिस्ट्रक्टिबल है। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। पैसिव का मतलब होता है जिसपे आपको कुछ काम करना पड़ता है, लैंड अपने आप कुछ नहीं करेगा, आप कुछ काम करोगे तो लैंड आपको इन रिटर्न कुछ देगा। लैंड इमोबाइल है, कहीं ले जा नहीं सकते। इट हैज मल्टीपल यूजेस, उसके बहुत सारे यूजेस है। हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफर्स इन फर्टिलिटी, हर लैंड की उपजाऊ शक्ति अलग होती है। अगर मैं लेबर की बात करूं तो लेबर होता है ह्यूमन एफर्ट, ये पेरिशेबल है। पेरिशेबल मतलब वक्त के साथ आपके स्किल्स कम होते चले जाते हैं।
ये एक एक्टिव फैक्टर है, एक्टिव मतलब खुद से काम करता है। लेबर इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, एक लेबर का स्किल आप लेबरर से नहीं छीन सकते हो। उसके बाद लेबर की जो पावर है वो डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, हर लेबर की जो स्किल होता है वो अलग अलग है। ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव, सारी लेबर हो सकता है प्रोडक्टिव ना भी हो। लेबरर मतलब वो व्यक्ति जो काम करता है उसको लेबरर कहते हैं। हैज पुअर बार्गेनिंग पावर, लेबरर इज मोबाइल, कहीं भी जा सकता है। और सप्लाई ऑफ लेबर कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज इंस्टेंटली, मार्केट में लेबर की सप्लाई एकदम से घटाई और बढ़ाई नहीं जा सकती। कैपिटल की बात करें तो ये टाइप्स ऑफ कैपिटल बेटा पेपर में आती हैं। रियल कैपिटल का मतलब जिसको आप फिजिकल फॉर्म में देख सकते हो। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स हो गई। सर्कुलेटिंग कैपिटल मतलब जो आती है और जाती है जो बिजनेस के अंदर, दैट इज रॉ मटेरियल। ह्यूमन कैपिटल मतलब जो ह्यूमंस की फॉर्म में आपके बिजनेस में कैपिटल है, दैट इज लेबर। टैंजिबल कैपिटल बचपन में पढ़ा, टैंजिबल को रियल भी कहते हो, फिजिकल कैपिटल को टैंजिबल कहते हैं। इंडिविजुअल कैपिटल मतलब आपका पैसा मेरा पैसा, तो हमारा अपना अपना पैसा हो गया, वो तो हो गई इंडिविजुअल कैपिटल। जो पूरी सोसाइटी की कैपिटल है दैट इज सोशल कैपिटल। एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या होता है, जो इनिशिएट करता है बिजनेस एंटरप्राइज को, रिसोर्स कोऑर्डिनेशन करता है, रिस्क बियरिंग और सारी अनसर्टेनिटी एंटरप्रेन्योर करता है, और जो भी इनोवेशन है वो भी एंटरप्रेन्योर ही करता है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है पैसे से पैसे कैसे बनता है। हम लोग पैसा सेव करते हैं बैंक के अंदर, बैंक उसे मोबिलाइज करता है। मोबिलाइज का मतलब जहां जहां जो जो रिक्वायरमेंट है बैंक उसे मोबिलाइज करता है, और फिर लोग लोन के रूप में पैसा लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो वहां से रिटर्न जनरेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए, एंटरप्रेन्योर के ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। एंटरप्रेन्योर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेसमैन क्या चाहता है, उसके ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑर्गेनिक का मतलब कि मैं मार्केट में सरवाइव कर पाऊं। उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाऊं। मेरे एंटरप्रेन्योर के सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि मैं अच्छा सामान मार्केट में बेचूं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छी डीलिंग करूं, अच्छी उनको फेयर गुड वर्क मतलब माहौल अच्छा दूं, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी दूं, अच्छा कंटेंट काम करने को दूं। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन इक्वालिटी को रिमूव करें, फेयर अपॉर्चुनिटी सबको मिले, और हम प्रोड्यूस करें अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज। ये हमारे नेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब कॉन्स्ट्रेंट्स क्या आते हैं, हर बिजनेसमैन के सामने क्या कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं, बस सुनते चले जाओ। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स की ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने में समस्याएं आती हैं। लोकेशन और साइज की समस्या आती है, कितना बड़ा बनाऊं, कहां बनाऊं अपना ऑफिस। सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज कहां से लाऊं, फाइनेंस कहां से लाऊं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। रिलेटिंग टू मार्केटिंग कब करूं, कैसे करूं, कितनी करूं। लीगल फॉर्मेलिटीज कब करूं, कैसे करूं, कितनी करूं। और रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस की इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेरे कैसे बनेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एंटरप्रेन्योर के सामने आती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन फंक्शन मतलब रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट और इनपुट के बीच के इस रिलेशनशिप को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, जिसमें आउटपुट जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंडेंट है इनपुट्स पर। तो सारी इनपुट का फंक्शन है आउटपुट। बेसिकली आउटपुट जो बनती है वो सारी इनपुट को मिला करके बनती है। तो आप सिंपल सा कह सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट आता बेटा इसके तीन मेन एजम्पशंस हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। क्या है, क्या कि जो रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट का होता है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होता है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। उस केस में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तब वो रिलेशनशिप काम करेगा। और आउटपुट जो है वो हर जगह मैक्सिमम होगी। आउटपुट इज मैक्सिमम एट ईच कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। प्रोडक्शन फंक्शन जो दिया था वो कॉब डगलस ने दिया था। क्या था उसका नाम, पॉल एच डगलस एंड CW कॉब ऑफ USA ने हमें बताया था प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। और कॉब डगलस का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। वो कहता है आउटपुट जो है वो डिपेंड करती है इनपुट पे, मेनली दो इनपुट पे, लेबर एंड कैपिटल। अगर आप लेबर 30% लगाओगे, लेबर की पावर अगर A है तो C की पावर 1 - A है, मतलब लेबर 30% लगाओगे तो कैपिटल 70% लगाओगे, लेबर 40 लगाओगे तो कैपिटल 60% लगाओगे। और बाकी कुछ कांस्टेंट फैक्टर्स भी होते हैं लैंड और कैपिटल के, लेबर और कैपिटल के अलावा। तो कॉब डगलस का जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज आउटपुट इज इक्वल टू कांस्टेंट लेबर और कैपिटल KLC, L की पावर A, C की पावर 1 - A। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, तो दो टाइप के हमारे प्रोडक्शन फंक्शन हो सकते हैं जी। एक होता है जी शॉर्ट रन, एक होता है जी लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में बेसिकली क्या होता है, एटलीस्ट
वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल, जिसे हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। लॉन्ग रन का जो होता है इसमें हम क्या लेके चलते हैं जी, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, जिसे हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ आउटपुट की बात करें तो तीन टाइप की हमारी आउटपुट होती है, टीपी, एपी और एमपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम एफर्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सब लोगों ने जो माल मिलके बनाया, दैट इज टीपी। और इन एवरेज एक ने माल कितना बनाया, दैट इज एपी, टोटल आउटपुट डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर। मार्जिनल का मतलब होता है हर एडिशनल लेबर ने कितनी आउटपुट जनरेट की, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप एग्जाम में आता है। तो ये लेबर है, ये टीपी, एपी, एमपी। तो टीपी तो आपको कैसे निकालते, दो लोगों ने मिलकर जैसे 5 यूनिट बनाई है, तो ऑन एन एवरेज एक ने कितनी बनाई, 5 डिवाइड बाई 2, 2.5, और एक के बढ़ने की वजह से हमारी आउटपुट कितनी बढ़ गई, 3 यूनिट, तो दैट इज एमपी। ये आपको याद रखना है, टीपी, एपी, एमपी की टीपी का मतलब होता है टोटल, सबने मिलके माल कितना बनाया। एपी होता है बेटा क्या, एवरेज प्रोडक्ट की, ऑन एन एवरेज एक ने कितना बनाया, और एमपी होता है एडिशनल लोगों ने कितना बताया। ठीक है जी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमारा शॉर्ट रन का लॉ है वो क्या बोलता है, ये शॉर्ट रन में अप्लाई होता है और क्या बोलता है, एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल। एजम्पशंस क्या रहती हैं इसकी, टेक्नोलॉजी फिक्स रहेगी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स रहेगा, और इनपुट फिक्स्ड प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होती, कि लेबर अगर 30% चेंज है तो जरूरी नहीं है कैपिटल भी आप 30% चेंज करो, जरूरी नहीं है। इनकी जो प्रोपोर्शन है चेंज होने की वो फिक्स नहीं रहती। इसकी स्टेजेस है बेटा एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम शॉर्ट रन के लॉ को 3 स्टेजेस में बांटते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। इसको ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज स्टेज 1 में टीपी इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग रेट, एमपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है और एपी बढ़ता है और फिर अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट आती है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, टीपी इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, एमपी डिक्रीजेज एंड बिकम 0 और एपी गिरता चला जाता है। लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, टीपी नेगेटिव हो गया, एमपी नेगेटिव हो गया, और एपी जो है वो गिर गिर के मिनिमम हो गया जी। टीपी नेगेटिव नहीं हुआ लेकिन कम होना शुरू हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आगे चले, नेक्स्ट आता है बेटा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहता है, लॉन्ग रन का लॉ ये कहता है कि इट स्टडीज चेंजेस इन आउटपुट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेंज इन स्केल। जब हम लॉन्ग रन में अपना स्केल बढ़ाते हैं, स्केल मतलब काम करने का जो एक लेवल है वो बढ़ाते हैं, तो उस केस में जो एक्सप्लेन उस केस में जो हमारा आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप होता है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। और इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है, इसमें 3 स्टेजेस रहती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब हमारी आउटपुट शुरू में क्या होती है, बढ़ती चली जाती है और अपने को फायदा ज्यादा होता चला जाता है। उसका रीजन समझना आप, जैसे जैसे मेरा स्केल बढ़ता रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास ज्यादा आते रहेंगे, मेरी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है जैसे कि बुक्स की कॉस्ट वो धीरे धीरे कम होती है। जिस फॉर एग्जांपल पहले मैं 100 बुक बनवाता था तो मेरे को ज्यादा कॉस्ट आती थी, अब मैंने उसी वेंडर को बोला भाई तेरे से 500 बुक बनवाऊंगा, उसने मेरे को पर यूनिट रेट कम कर दिया, तो मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम होती चली जाती है। इस वजह से शुरू में इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब मुझे फायदा होता है। सेकंड आती है कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न का क्यों मतलब होता है, अब एक लेवल आ गया, उसके बाद फॉर एग्जांपल 1000 बुक तक मैं उसको बोला 1000 बुक बना के, तो उसने कॉस्ट और कम कर दी, मैंने कहा 1500 बना के, तो वो घर से तो पैसे लगाएगा नहीं, वो कहेगा भाई मेरा मिनिमम रेट यही है। तो जब उसका वो सामने वाले मिनिमम रेट पे आता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि वो उससे कम मुझे कॉस्ट नहीं देगा, तो मेरे प्रॉफिट्स कांस्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद जब कोई मार्केट में नए प्लेयर आते हैं तो वो हमारे कस्टमर को ले जाते हैं और धीरे धीरे फिर हमारा कस्टमर बेस वापस से कम होता है, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट वापस से बढ़ती है और मुझे फायदा कम होता चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डिमिनिशिंग। नहीं, टीपी बेटा नेगेटिव नहीं होता, टीपी माइनस में नहीं जाएगा। ठीक है जी, नेगेटिव रिटर्न्स। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों, क्योंकि हमने अपने कस्टमर बेस बढ़ाएंगे, कॉस्टिंग कम आएगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा। एक सैचुरेशन पॉइंट पे हमारी कॉस्टिंग कम होनी बंद हो जाएगी कॉस्ट, तो हमारा रिटर्न क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद आफ्टर दैट जब नए प्लेयर मार्केट में आएंगे तो हमारी वापस से कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी और हमारे को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दैट इज वाई जो इसका रिटर्न्स हैं वो शुरू में बढ़ती हैं, फिर कांस्टेंट रहती हैं और फिर नेगेटिव मतलब डिमिनिशिंग हो जाती हैं। और यही इसके बारे में आपको बस पढ़ना है, दैट्स इट। उसके बाद आता है बेटा प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे
हमने कंज्यूमर के एंगल से जब चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वैसे ही प्रोड्यूसर के एंगल से चैप्टर पढ़ रहे हैं अब, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब जैसे वहां इंडिफरेंस कर्व था, इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के एंगल से क्या था, दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन जो देते हैं हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के जैसा प्रोड्यूसर के एंगल से जो कॉन्सेप्ट है दैट इज आइसोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट का क्या मतलब होता है, दो इनपुट के ऐसे कॉम्बिनेशन जो एक प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करेगा तो उसे सेम या आप कह लो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड एज आइसोकॉन्ट। बजट लाइन वहां पे क्या थी, एक औकात की लाइन की, जब एक कंज्यूमर मैक्सिमम दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन खरीद सकता है विद गिवन लेवल ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड एज बजट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन प्रोड्यूसर के एंगल से दो इनपुट के कॉम्बिनेशन जो प्रोड्यूसर बाय कर सकता है विद गिवन लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे में दो इनपुट के अलग अलग कॉम्बिनेशन बाय कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज आइसो कॉस्ट। फिर वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जहां पे टेंजेंट होते दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होगा, आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो कॉन्ट लाइन, आइसो कॉन्ट और आइसो कॉस्ट जहां पे टेंजेंट होगी वो प्रोड्यूसर के लिए पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी इसी का जो यूनिट 3 में सेकंड पार्ट है दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है बेटा खर्चा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन, दैट इज बेसिकली कॉस्ट। ये पूरा चैप्टर प्रोड्यूसर के एंगल से है, तो अगर मैं एक पेन मैन्युफैक्चरर हूं तो पेन को बनाने में जो खर्चा आएगा दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। 2 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, मतलब पानी ब्रेक लेते हैं फटाफट से। जब तक आपको पता है आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फाउंडेशन एग्जाम के बाद आपको कैसे करना है प्लानिंग, वो उसकी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, वो देख लेना। 5000 पर सब्जेक्ट में हम लोग सीए इंटर लेके आ रहे हैं, पर सब्जेक्ट 5000, लाइव क्लासेस एट योर होम स्टार्टिंग फ्रॉम 21 दिसंबर। जो लोग दिसंबर में पेपर दे रहे हैं और जिन्होंने ऑप्ट आउट किया उनके लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है बेटा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से, लाइव क्लासेस एट होम। आपको रिजल्ट की वेट नहीं करनी है, उसी की मैंने पूरी वीडियो बनाई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। 2 मिनट का पानी ब्रेक लेते हैं, फिर हम यूनिट शुरू करते हैं कॉस्ट की। सुनो जी, कहानी सुनो, अगली कॉस्ट की कहानी सुनो। अब कॉस्ट बेसिकली क्या होता है बेटा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे, दैट इज बेसिकली अ कॉस्ट। अब टाइप्स ऑफ कॉस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट जो आपकी जेब से पैसा लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैं रेंट देता हूं बिल्डिंग का, या स्टाफ को सैलरी देता हूं, या माइक में बैटरी चेंज करता हूं, दिस इज बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट। नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो लगती तो है लेकिन दिखती नहीं है, जैसे कि रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ओन्ड कैपिटल। अगर जो पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया उसमें बैंक में रखता तो उस पर इंटरेस्ट आता, जो अब नहीं आ रहा क्योंकि वो पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट या नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट। तो अगर आप अकाउंटिंग कॉस्ट एक्सप्लिसिट है और नॉन अकाउंटिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट है, अगर टोटल आपका जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसमें से अकाउंटिंग कॉस्ट को माइनस करोगे सिर्फ, तो वो अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा। अकाउंटिंग और नॉन अकाउंटिंग दोनों कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो उसे इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है एक अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला, टोटल रेवेन्यू में से जब ये दोनों माइनस करोगे यानी इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करोगे तो जो प्रॉफिट आएगा दैट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट। आउटले कॉस्ट का मतलब होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आपकी जेब से लगती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बचपन में पढ़ा था, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली ट्रेसेबल है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जिसके बिना हमारा प्रोडक्ट बन नहीं सकता, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, जो आप बिजनेस के साथ प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसके उस कॉस्ट के बिना भी हमारा प्रोडक्ट बन सकता था, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट कितनी लगेगी। संक कॉस्ट का मतलब होता है जो ऑलरेडी पास्ट में लग चुकी है, जिसका इस समय हमारी डिसीजन मेकिंग से कोई फर्क नहीं। मेरे पिताजी ने एक बिल्डिंग खरीद के रखी हुई थी, आज मैं बड़ा हो गया, आज मैं सोच रहा हूँ उस बिल्डिंग में सीए का बिजनेस करूं या अंडे की रेडी लगाऊं, तो आज जो मैं डिसीजन ले रहा हूं, पिताजी ने वो बिल्डिंग कितने की ली थी, पिताजी ने वो बिल्डिंग कितने की ली थी, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज मैं उस बिल्डिंग में क्या करूं। तो जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो मेरे लिए क्या है, संक कॉस्ट, जो पास्ट में लग चुकी है, इसका आज के डिसीजन मेकिंग से कोई फर्क नहीं है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है जितने में एसेट को आपने खरीदा था पास्ट में, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है आज अगर मैं इस एसेट को रिप्लेस करने जाऊं तो मेरी जेब से क्या पैसा लगेगा,
प्राइवेट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट इंकर्ड बाय फर्म, जो फर्म की अपनी अपनी कॉस्ट लगते हैं, दैट इज प्राइवेट कॉस्ट। और सोशल कॉस्ट का मतलब जो सबकी मिला करके कॉस्ट लगते हैं, दैट इज सोशल कॉस्ट, पूरी सोसाइटी की। जैसे कि अगर आपने किसी जंगल को काट दिया तो वो सोशल कॉस्ट है, क्योंकि वो पूरी सोसाइटी के लिए एक नुकसान है, पूरी सोसाइटी का जंगल था। लेकिन अगर मेरी पर्सनली मैं कोई खर्चा करके कोई चीज लेके आ रहा हूं तो वो मेरी पर्सनल कॉस्ट है। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट का मतलब बेटा क्या होता है? फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है जो टोटल जिसका क्या रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती है पर यूनिट वो कम होता चला जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो पर यूनिट तो सेम रहता है लेकिन चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट। फॉर एग्जांपल, एक पेन में 5 रुपए का प्लास्टिक लगता है, तो एक पेन बनाऊंगा 5 का लगेगा, दूसरे में भी लगेगा तो 5 का, लेकिन दोनों में मिलाकर टोटल प्लास्टिक पेन में कितना लग जाएगा? 10 रुपए का। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहती है, लेकिन टोटल बचपन से जो हमने पढ़ा है कि फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है, हाँ रहती है टोटलिटी में, लेकिन पर यूनिट वो कम होती चली जाती है। और वेरिएबल कॉस्ट का उल्टा है, पर यूनिट सेम रहती है लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती शुरू हो जाएगी। और सेमी वेरिएबल होती है जो आधी फिक्स है आधी वेरिएबल। जैसे पहले के जमाने में या आज के जमाने में हमारा बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो अप टू अ सर्टेन लिमिट, कुछ तो उसमें फिक्स चार्जेस आते हैं, और फिक्स चार्जेस आने के बाद जैसे जैसे आपकी आउट यूनिट बढ़ती चली जाएंगी आपका इलेक्ट्रिसिटी का रेट बिल बढ़ता चला जाएगा। दैट इज सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन था रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, वैसी कॉस्ट फंक्शन है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट की कॉस्ट। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, अब जो कॉस्ट के बिहेवियर है वो हमें पढ़ने हैं शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स रहेगा, बाकी फैक्टर वेरिएबल रहेंगे, तो जो कॉस्ट फिक्स फैक्टर में लगेगी उसे बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो फैक्टर वेरिएबल फैक्टर में लगेगी उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, टीएफसी प्लस टीवीसी को मिला के हम क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर क्या होते हैं बेटा? वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, तो इसलिए जो कॉस्ट लगते हैं वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगती है, तो टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है इन लॉन्ग रन। अब आपको एक चीज पढ़नी है, क्या? टोटल कॉस्ट जो होती है टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी शॉर्ट रन में। एक होती है जी एवरेज कॉस्ट। एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, ऐसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। एएफसी कैसे निकालोगे? टीएफसी डिवाइड बाय आउटपुट। और एवीसी कैसे निकालोगे? टीवीसी डिवाइड बाय आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब होता है बेटा? चेंज इन टोटल कॉस्ट कह लो या चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह लो, बात एक ही है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। बिल्कुल सेम सिंपल सी कहानी है। आपको एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट एसी और एमसी का रिलेशनशिप। अगर एसी गिरेगा तो एमसी गिरेगा। एसी और एमसी दोनों गिरते हैं शुरू में, लेकिन एसी बड़ा है एमसी से, एसी बड़ा है। ए क्योंकि पहले आता है, ऐसे याद कर लो, ए पहले आता है तो एसी पहले बड़ा होता है। फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे दोनों बराबर हो जाएंगे, एट दिस पॉइंट एसी अपने मिनिमम पे होता है, और उसके बाद एमसी और एसी दोनों बढ़ते शुरू हो जाते हैं, बाद में जाके एमसी बड़ा हो जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन एसी एमसी एंड एवीसी, एसी और एमसी का तो सेम है, बीच में एवीसी का घुसा दो। एसी और एवीसी जो है वो यू शेप्ड है बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉन्ग रन की बात की जाए तो लॉन्ग रन में बेटा सारे फैक्टर क्या होते हैं? लॉन्ग रन में सारे फैक्टर ही वेरिएबल होते हैं, टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती है। लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व जो है LAC, उसे हम एनवेलप कर्व भी कहते हैं, उसे प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। और वो कैसे बनता है? सारे शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व को मिला करके बनता है लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व। और इसमें क्या एज्यूम किया जाता है? इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी हमारी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये याद करने वाली बात है बेटा। क्या? LAC जब गिरता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जब गिरता है तो वो टेंजेंट होता है कहां से? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के फॉलिंग पार्ट से टेंजेंट होता है। LAC अपने जब मिनिमम पे होता है, LAC जब अपने मिनिमम पे होता है तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पार्ट पे टेंजेंट होता है। LAC जब बढ़ रहा होता है, LAC जब राइज कर रहा होता है तो वो शॉर्ट रन के राइजिंग पार्ट से टेंजेंट होता है। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने पहले भी होमवर्क में दिया था, जब ये क्लास खत्म होगी उसके 10 मिनट बाद 10 मिनट लगा के इसको रीड कर लेना। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फायदे और डिस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है नुकसान ऑफ बिजनेस बढ़ाने के, ऑफ स्केल। बिजनेस बढ़ाने से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, ये आपको बुक में से रीडिंग एक बार लगानी है। उसके बाद ये हमारी थर्ड यूनिट खत्म होगी, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाली यूनिट खत्म होगी। हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है फॉर्म्स ऑफ मार्केट या टाइप्स ऑफ मार्केट। वेरी 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 इजी। मार्केट का मतलब क्या होता है बेटा? मार्केट का मतलब होता है जहां पे बायर्स और सेलर्स आपस में ट्रेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट। एलिमेंट्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं? बायर्स एंड सेलर होने चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विस होनी चाहिए, बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस होना चाहिए, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस होनी चाहिए,
वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन टाइम। एट अ गिवन टाइम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का एक ही प्राइस होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, एरिया के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, ट्रांजैक्शन के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से। ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से आप मार्केट को कैसे बांट सकते हो, लोकल आसपास के लिए जो कि पेरिशेबल गुड्स जहां मिलते हैं, रीजनल मतलब थोड़े और बड़े एरिया के लिए जहां पे डिफरेंट डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे फ्यू सिटीज की अलग अलग अपनी शहरों की मार्केट है। उससे और बड़ी मार्केट पे जाओगे तो वो नेशनल मार्केट है जो नेशनल बाउंड्रीज में कन्फाइंड होती है। और इंटरनेशनल मार्केट मतलब जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो मार्केट, जो पूरा देश, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मार्केट। टाइम के हिसाब से वेरी शॉर्ट पीरियड जहां पे सप्लाई कैन नॉट बी चेंज इन वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड, ये आपस में ना कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। लोकल मार्केट में पेरिशेबल गुड्स मिलते हैं, उसको आप वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट भी कह सकते हो। रीजनल मार्केट थोड़ी शॉर्ट पीरियड होती है, नेशनल मार्केट लॉन्ग पीरियड, इंटरनेशनल मार्केट वेरी लॉन्ग पीरियड। यहाँ पीरियड का क्या मतलब है, यहाँ पीरियड का क्या मतलब है, पीरियड का क्या मतलब है बेटा, पीरियड का क्या मतलब है कि जहां पर आप सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पॉट मार्केट इंपॉर्टेंट है बेटा। स्पॉट मार्केट का मतलब जहां पे ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन होते हैं, गुड्स एक्सचेंज होते हैं, प्राइस एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट क्या होती है, आज मैंने आपसे डील कर लिया, 3 महीने बाद मैं आपको गुड्स दूंगा एट पर्टिकुलर प्राइस, दैट इज फ्यूचर। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपको पेमेंट फ्यूचर में करेंगे लेकिन उसकी डिसाइड हमने आज ही कर लिया, दैट इज फ्यूचर मार्केट। उसके बाद रेगुलेशन के हिसाब से बेटा होती है एक रेगुलेटेड मार्केट, एक अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अनरेगुलेटेड मतलब जहां कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, नो लॉज, फ्री मार्केट। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से होलसेल और रिटेल, होलसेल जहां पे बल्क में सामान मिलता है, रिटेल जहां पे बल्क में स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है। कंपटीशन के हिसाब से बात करें तो परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली मार्केट होती है हमारी कंपटीशन के हिसाब से। और अगर हम कंपटीशन के हिसाब से बात करें, हमने कैसे याद किया था मैं आपको याद दिला देता हूं। कंपटीशन के हिसाब से बात करें तो परफेक्ट मार्केट जहां पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, आलू की रेडी मैंने एग्जांपल लिया था क्लास में। इम्परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली जिसे मोनोपोलिस्ट भी कहते हैं जहां पे सिंगल सेलर है, एग्जांपल दिमाग में रखो रेलवेज का। ओलिगोपोली जहां पे फ्यू सेलर्स हैं, एग्जांपल दिमाग में रखो सोप इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री का। और मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक जहां पे लार्ज हैं, वेज मसाला सेलर्स, एग्जांपल, ये सारे हमारे मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। तो सबसे कम सेलर कहां पे, मोनोपोली में सिंगल सेलर, उससे ज्यादा सेलर ओलिगोपोली में है फ्यू सेलर, उससे ज्यादा सेलर मोनोपोलिस्टिक में, और सबसे ज्यादा वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर परफेक्ट कंपटीशन में। इसके फीचर्स हमने याद किए थे और उसका निमोनिक हमने कैसे बनाया था, निमोनिक बनाया था VIPPNUH, VIPPNUH। वीआईपी लोग सारे कहाँ रहते हैं, नू में रहते हैं। तो एक करेंगे तो आपको बाकी का अपने आप याद हो जाएगा। वी से क्या था, परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जिनके पास नोट्स नहीं है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आई से क्या था, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर, मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा हूं। फिर PPP, परफेक्ट मोबिलिटी है, परफेक्ट नॉलेज है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नॉट पॉसिबल, यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। N से नो गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। U से यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस, और H से होमोजीनियस प्रोडक्ट। जिस बच्चे को ये याद हो गया उसके बाद उसके लिए मोनोपोली और ओलिगोपोली भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। कैसे सर, यहाँ पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, यहाँ पे सिंगल सेलर और यहाँ पे फ्यू सेलर्स। यहाँ पे इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, फर्म इज अ प्राइस टेकर, यहाँ पे फर्म इज ओनली प्राइस मेकर एंड टेकर बिकॉज सिंगल फर्म होती है। और यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्राइस है। यहाँ पे बेटा हो गया परफेक्ट मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। यहाँ पे परफेक्ट इमोबिलिटी और यहाँ पे भी परफेक्ट मोबिलिटी है। P से हो गया परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पे आप बायर्स को और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट द प्रोडक्ट। यहाँ पे मे और मे नॉट भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और मे और मे नॉट भी। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आप अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हो। मोनोपोली में चार्ज कर सकते हैं, जैसे रेलवेज तो करती है, फर्स्ट क्लास की टिकट अलग, जनरल की टिकट अलग, इस सेम ट्रेन में। और ओलिगोपोली में बेटा क्या है, ओलिगोपोली में प्राइसेस जो होते हैं वो रिजिड रहते हैं, फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन में नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मोनोपोली में गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन होती है, और ओलिगोपोली में नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, कोई गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स टू एंट्री मतलब ना इजीली आप ओलिगोपोली में एंटर नहीं कर सकते हो, बिकॉज जैसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जैसे ह्यूज कैपिटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट, यू से हो गया यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग प्राइस यूनिफॉर्म रहता है, यहाँ नहीं रहता, और यहाँ पे यूनिफॉर्म रह सकता है। नेक्स्ट, एच में
होमोजीनियस प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेम रहता है परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली में नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट नहीं होते, ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, यहाँ पे वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। मैंने आपको हमेशा से बोला है परफेक्ट कंपटीशन के लिए एग्जाम में लेके चलो आलू प्याज की रेडी, मोनोपोली के लिए लेके चलो रेलवेज, और ओलिगोपोली के लिए लेके चलो सोप इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा छोटा सा एक पॉइंट है टीआर, एमआर और एआर। टीआर बेसिकली होता है टोटल रेवेन्यू, एआर हो गया एवरेज रेवेन्यू, एमआर हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है बेटा, सारी यूनिट्स मिला करके जो हमारा रेवेन्यू आता है दैट इज टोटल। एवरेज मतलब एक यूनिट से कितना रेवेन्यू आया, 200 डिवाइड बाय 5, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल 1 यूनिट से एडिशनल कितना रेवेन्यू है, जैसे यहाँ से 3 से तो 5 हो गई, तो 2 यूनिट जैसी बढ़ी मेरा रेवेन्यू 110 रुपए से बढ़ गया, 2 यूनिट जैसी बढ़ी मेरा रेवेन्यू 110 से बढ़ गया, तो 110 डिवाइड बाय 2, तो मार्जिनल एडिशनल रेवेन्यू कितना हो गया, 55 रुपए का मेरा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। नेक्स्ट, अब बेटा एग्जाम में आता है चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, तो इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज पड़ेगा। जैसे कि आप जब डिमांड और सप्लाई जहां पे मीट करते हैं उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। मैं इसको आज भी नहीं बोलूंगा, आपको रटो, मैं क्लास में भी हमेशा क्या कहता हूं, मान लो कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, 2 मिनट लगते हैं, साइड में डायग्राम बनाओ और कहानी खत्म। जैसे कि इंक्रीज इन डिमांड एंड नो चेंज इन सप्लाई, अगर डिमांड बढ़ जाए, इंक्रीज वर्ड है, एक्सपेंशन नहीं है, वर्ड है इंक्रीज, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, इंक्रीज वर्ड है, एक्सपेंशन नहीं है। डिमांड जब बढ़ जाए, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, तो बस क्वांटिटी भी बढ़ गई और प्राइस भी बढ़ गया। ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि अगर डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इसका हमने कंक्लूजन क्या निकाला, अगर डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई में कोई चेंज ना है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। मैं आपको आज भी यही बात बोलूंगा, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको जो है आराम से वहां पे पेपर में बना सकते हैं। बच्चे कहते हैं परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब है, बेटा मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। फॉर एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन में जो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इधर उधर जा सकते हैं। इमोबिलिटी का मतलब नहीं जा सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स इट। और नॉलेज का मतलब होता है अबाउट द मार्केट, अबाउट द प्रोडक्ट, कि आपको परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होती है। ज्यादातर लेडीज को आलू प्याज की पूरी नॉलेज है कि कोई उनको झूठ नहीं भगा सकता। यहाँ पे हो भी सकते, नहीं भी हो सकती। रेलवेज की क्या कॉस्ट आ रही है, वो आपसे कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं फर्स्ट क्लास के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। और सोप इंडस्ट्री में भी सोप के आपसे कितने पैसे लिए जा रहे हैं, उनको क्या कॉस्ट पड़ रही है, आपको पता है क्या, उनको क्या कॉस्ट पड़ती है, कुछ नहीं पता। तो मे और मे नॉट बी परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट या अबाउट द प्रोडक्ट। अब आती है बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, देखो आप डिमांड को मैंने डिक्रीज कर दिया, मैं हमेशा बोलूंगा इसको चुपचाप वहां पे ना फटाफट से साइड में बना लेना, अपनी कहीं पे भी जहां भी आपको जगह मिले वहां बना लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डिमांड अगर कम हो जाए, सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या होगा, देखो आप सप्लाई और डिमांड फिर यहाँ जाके टकराएंगे, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट नया आ जाएगा। और इस नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर आप देखो तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई। ये आपको ऑप्शन में से चुनना होगा। अगर सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड में कोई चेंज ना है तो सप्लाई बढ़ गई, इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई। सप्लाई अगर कम हो जाए तो प्राइस बढ़ जाएगा और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। इस तरीके से सवाल आपको आएंगे जी, तो आपको वहां पे बना के देख लेना चाहिए, सीधी सी बात है, मैं आपको यही बोलूंगा। ये जनरल पॉइंट्स में से आज के पेपर में आपको दिखा दूंगा बेटा कम से कम 3 से 4 सवाल। इन जनरल पॉइंट्स में से कम 3 से 4 सवाल मैं आपको आज पेपर में दिखा सकता हूं, तो कृपया करके इन जनरल पॉइंट्स को मेरे साथ पढ़ लो। अगर आपका टोटल रेवेन्यू कम हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, तो फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस, फर्म को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। फर्म को एक्सपैंड कब करना चाहिए, जब मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। जिसके पास नोट्स नहीं है देख लो। इलास्टिसिटी अगर 1 से ज्यादा है तो एमआर पॉजिटिव होगा, इलास्टिसिटी अगर 1 से कम है तो एमआर नेगेटिव होगा। इन पॉइंट्स को घोट के पी जाना और इन पॉइंट्स में से 3 से 4 सवाल आपको मिल जाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, जहां पे एमआर और एमसी बराबर होते हैं और एमसी कर्व जो है वो कट करता है एमआर को फ्रॉम बिलो। शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, लॉसेज होते हैं, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। मोनोपोली की बात करें तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वही एमआर एमसी जहां पे बराबर होंगे और लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। मोनोपोलिस्टिक में डिमांड कर्व कैसा रहता है, हाईली इलास्टिक रहता है। अब ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, जरा ध्यान से समझ लेना। परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे डिमांड सप्लाई बराबर होगा, लेकिन फर्म का इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां पे एआर और एमआर बराबर होंगे। एमसी कर्व एवीसी कर्व को एमसी कर्व अबव एवीसी कर्व हैज आइडेंटिकल शेप ऑफ फर्म सप्लाई कर, मतलब एवीसी से ऊपर जो एमसी बनता है, हमने पीछे डायग्राम बनाया है, एवीसी
ये ऊपर निकलने के बाद जैसे एबीसी से ऊपर जितना एमसी बनता है ना, उसकी शेप सप्लाई कर्व जैसी होती है। नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब आपका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर होती है। फर्म विल शट डाउन व्हेन इट इज अनेबल टू मीट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फर्म जो है वो शट डाउन करेगी अगर वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मीट अप नहीं कर पा रही है या वेरिएबल कॉस्ट मीट नहीं कर पा रही है पर यूनिट। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां पे लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट बराबर होंगे, किसके? प्राइस के बराबर होंगे। लेकिन लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री का कहां पे होगा? पूरी इंडस्ट्री का, जहां पे एआर और एमआर, एलएसी, एमएसी, एलएमसी बराबर होंगे। इन पॉइंट्स को घोट के पी जाना, पेपर में आएगा बेटा। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एमसी और एसी बराबर होता है और प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी में यूज होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कहां पे पॉसिबल है? अलग लोगों से अलग पैसे चार्ज करना सिर्फ कहां पे पॉसिबल है? मोनोपोली में। लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम मोनोपोलिस्टिक में वहां पे होता है जहां पे एलएसी और एआर बराबर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम। ओलिगोपोली, जो फ्यू सेलर्स वाली बात है, उसमें 2-3 टाइप की ओलिगोपोली होती है, जरा पढ़ लेते हैं, इसको भी खत्म करते हैं। ओपन एंड क्लोज, कॉल्यूसिव एंड कॉम्पिटिटिव, पार्शियल एंड फुल, और सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। ओपन एंड क्लोज का मतलब क्या है? जहां पे न्यू फर्म्स एंटर कर पाए, दैट इज ओपन ओलिगोपोली। क्लोज का मतलब जहां पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो, दैट इज क्लोज्ड ओलिगोपोली। कॉल्यूसिव एंड कॉम्पिटिटिव, कॉल्यूसिव का मतलब होता है जहां पे फ्यू फर्म्स विद कॉमन अंडरस्टैंडिंग कॉल्यूड करके एक साथ मिलके काम कर रही है। कॉम्पिटिटिव का मतलब नो कॉमन अंडरस्टैंडिंग। पार्शियल एंड फुल, पार्शियल एंड फुल का मतलब हो गया जहां पे इंडस्ट्रीज डोमिनेटेड बाय सिंगल प्राइस, इंडस्ट्रीज को, एक पूरी इंडस्ट्री को एक सिंगल फर्म डोमिनेट करे, दैट इज पार्शियल ओलिगोपोली। और फुल ओलिगोपोली मतलब कोई डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है पूरी ओलिगोपोली में, दैट इज फुल ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, सिंडिकेटेड का मतलब होता है जहां पे फर्म सेल करती है थ्रू देयर प्रोडक्ट्स, सेंट्रलाइज सिंडिकेट बना लेती है, सेंट्रल ग्रुप बना के अगर माल बेचें, दैट इज सिंडिकेटेड। और विदाउट एनी ग्रुप अगर सब लोग अपना अपना माल बेचें, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट, किंग डिमांड कर्व। किंग का मतलब पता है, बचपन में पढ़ा था, वो किसने दिया था? पॉल ए स्वीजी ने दिया था, उसको हम स्वीजी मॉडल भी कहते हैं। और अदर इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म्स कैसे हो सकते हैं जी? डुओपोली मतलब जहां पे 2 सेलर है। मोनोप्सोनी जहां पे 1 बायर है। मोनोपोली जहां पे एक सेलर है। मोनोपोसोनी जहां पे एक बायर है। ओलिगोपोली, फ्यू बायर्स एंड सेलर्स। बायलेटरल मोनोपोली, एक बायर और एक ही सेलर। बायलेटरल, दोनों तरफ से मोनोपोली है, बायर की तरफ से भी और सेलर, दैट इज द बायलेटरल मोनोपोली। और प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली होती है व्हेन प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, सेम प्रोडक्ट हो और प्रोड्यूस रॉ मटेरियल एंड यूज इट एज इट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मैंने खुद ही प्लास्टिक बनाया और उसी प्लास्टिक को मैंने खुद ही यूज कर लिया अपने लिए, दैट इज प्योर एंड परफेक्ट ओलिगोपोली। छोटी छोटी बातें हैं, इसको पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम चलें, नेक्स्ट और लास्ट हमारा चैप्टर आता है बिजनेस साइकिल। बहुत सिंपल है, बिजनेस साइकिल का मतलब होता है, बताते हैं जी, बिजनेस साइकिल का मतलब होता है, एक सेकंड जरा पानी का शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं। और इतने में आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों से शेयर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ढेर सारा कॉन्फिडेंस लेके पेपर में जाना है। मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये बात दिमाग में डाल लेना, तसल्ली से शांत दिमाग से पेपर करोगे ना, कम से कम 80 प्लस 85 प्लस सवाल आपको आते होंगे। लेकिन शांत दिमाग चाहिए, टेंशन छोड़ दो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। एग्जाम के बाद, फाउंडेशन एग्जाम के बाद आपको कैसे प्लानिंग करनी है सीए इंटर की, उसका वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सीए इंटर ओनली एट 5000 रुपीज पर सब्जेक्ट में हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं, लाइव एट होम, घर बैठ के देखो, ठीक है जी। तो अब मैं बस ये बोलूंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। बहुत इजी पेपर आता है इकोनॉमिक्स और बीसीके का। अभी भी आपके पास, मैं सुबह 7 बजे हम लोगों ने पढ़ाई की है, जो लोग बाद में देख रहे हैं, वीडियो को बाद में देखेंगे, उनको बता दूं, हमने सुबह 7 बजे रिवाइज किया था और रात को रिवाइज किया था, पेपर से आने के बाद हमने रात को रिवाइज किया था। आपको कुछ नहीं करना चाहिए, पेपर में जाने से पहले एक बार, अभी भी आपके पास टाइम है, सारे एमसीक्यू, बीसीके के सारे एमसीक्यू एक बार अपनी आंखों के आगे से निकाल लो, और अगर टाइम बचे तो दूसरी बार निकाल लो, और अगर टाइम बचे तो आपके पास जो डेटा लिखा हुआ है एक बार उस पर निगाह मार लो, दैट्स इट, सफिशिएंट। रटा हुआ जो डेटा होता है ना कि इसके मालिक का नाम है वगैरह 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 वगैरह, उसके सिर्फ 40 में से मान के चलो 5-7 सवाल आएंगे, 10 भी नहीं बोलूंगा, 5-7, बाकी सब नॉर्मल सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आते हैं और बहुत ईजी होते हैं।
एमसीक्यू पे निगाह मार लो, इनके एमसीक्यू पे निगाह मार लो। अभी 3-4 घंटे हैं आपके पास, सिर्फ एमसीक्यूज पे आप निगाह मार लो, जो चैप्टर आपको कच्चे लगते हैं उनके। डिमांड सप्लाई, इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इन सब के आपको आते होंगे और ये बचपन से पढ़ी हैं चीजें हमने। बीसीके के एमसीक्यू को निगाह मार लो एक बार, सुबह सुबह यहां तक भर लो, सुबह सुबह पढ़ते रहो, यहां तक भर लो, पेपर में जाते समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एग्जैक्टली राज कह रहा है सर टेंशन तो बेच के खा ली। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब बिजनेस साइकिल बेसिकली क्या है, बिजनेस साइकिल का क्या मतलब होता है जी, बिजनेस साइकिल का क्या मतलब होता है। बिजनेस जब आप करते हो जो उसमें फ्लक्चुएशंस आती है, कभी बिजनेस ऊपर है कभी नीचे है, इसको बोलते हैं जी बिजनेस साइकिल। फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पीरियड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, डाउन टर्न्स, फ्लक्चुएशंस, दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के बेटा क्या क्या फेजेस हैं, एक एक्सपेंशन, बूम, अपस्विंग, ठीक है जी। उसके बाद एक है जी आपका पीक, बूम जिसे प्रोस्पेरिटी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और डाउन स्विंग जिसे रिसेशन कहते हैं, और ट्रफ और डिप्रेशन। देखो जी ये आपकी बिजनेस साइकिल है, ये ट्रफ है, बिल्कुल नीचे बैठे हो, जब ऊपर जा रहे हो तो एक्सपैंड कर रहे हो, फिर अपनी पीक पे पहुंच गए, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फिर ये आ गया टर्निंग पॉइंट। ये है जी कहानी इतनी सी। एक्सपेंशन और बूम, जब हमारे देश की इनकम बढ़ रही हो, हम मतलब ग्रो कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सब। फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी है तो कौन सी है, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, दिस इज एक्सपेंशन। ये फीचर्स पेपर में आते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हमारे देश में ना, पेपर में क्वेश्चन आया फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बताओ हम कौन से स्टेज में है। अब जिनको याद नहीं रहेगा वो पता क्या बोलेंगे, सर अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब है कि हम एक्सपैंड तो कर नहीं रहे होंगे, तो बच्चे गलत जवाब दे के आते हैं। नहीं बेटा, एक्सपेंशन के समय हमारे यहाँ सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बहुत तो होती है, और वो कौन सी होती है, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट होता है पीक, बूम और प्रोस्पेरिटी। पीक में बेसिकली हम हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, आपको इनपुट आउटपुट का प्राइस डिफिकल्ट टू फाइंड है, एक्चुअल डिमांड जो है वो स्टेगनेट, रुक जाती है, और एंड ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का एंड है पीक। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, डाउन स्विंग और रिसेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आपने गिरना शुरू कर दिया, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, बिगिनिंग ऑफ रिसेशन है, और जैसी पीक की जो इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, अब इन्वेस्टमेंट को हमें फ्यूचर के लिए होल्ड करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ट्रफ या डिप्रेशन, ये एक्सट्रीम स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी और कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस इज टर्फ और डिप्रेशन। ये पॉइंट पढ़ लेना जी। एक्सपेंशन के समय भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और कौन से टाइप की, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है एक्सपेंशन के समय भी। और इसको बोलते हैं जी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड का मतलब है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, अप्स एंड डाउन्स का जो बीच का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं जी ट्रेंड। 1929 से 1933 तक हमारे देश में ग्रेट डिप्रेशन था। ट्रेंड का मतलब होता है बेटा एक एवरेज, हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऊपर और नीचे का एक एवरेज पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रेंड, दिस इज बेसिकली अ ट्रेंड। नेक्स्ट, अब रिकवरी की बात करें तो रिकवरी फेज होता है जब आप नीचे गिर चुके हो, रिकवर कर रहे हो, एंड ऑफ पेसिमिज्म, स्टार्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। इनिशियली लेबर में रिवर्स स्टार्ट होगा, लेबर जो है वो स्टार्ट काम करना शुरू करेगी सबसे पहले लोअर रेट पे काम करेगी, तो इन्वेस्टर दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट मार्केट में आएगी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर बढ़नी शुरू होगी, अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी, और एक्सपेंशन जो है वो टेक प्लेस करना शुरू कर देगा, दिस इज कॉल्ड एज रिकवरी। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और आज भी बोलूंगा, 2 मिनट लगा के रीड कर लेना। बिजनेस साइकिल यानी अप्स एंड डाउन्स क्यों होते हैं, अप्स एंड डाउन्स, बिजनेस साइकिल के क्या कॉजेज हैं, अप्स एंड डाउन्स इतने क्यों आते हैं। इंटरनल रीजन है, कुछ एक्सटर्नल रीजन है। एक्सटर्नल रीजन तो क्या है, जंग छिड़ गई, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, वॉर के बाद कुछ रिकंस्ट्रक्शन करने में टाइम लग गया, टेक्नोलॉजी शॉक्स आ गया, एकदम से टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे कि कोरोना सबसे बड़ा नेचुरल फैक्टर है, पॉपुलेशन ग्रोथ तो ये तो हमारे इंडिया का मेन फैक्टर ही है, हम दो हमारे दो बाकी सब दिल्ली भेज दो। नेक्स्ट, इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं बेटा, इंटरनल फैक्टर्स, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, डिमांड में चेंज आ गया, इन्वेस्टमेंट में चेंज आ गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ गया, मनी सप्लाई में चेंज आ गया, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में चेंज आ गया। अब ये बात पढ़ लेना, ये जो मैंने नाम रेड से लिखे हैं
अमन गिरी, मेरे बच्चे एडमिशन चल रहे हैं ऑलरेडी, इंटर के अंदर ऑलरेडी एडमिशन चल चुके हैं, मैंने इसलिए बोला एग्जाम के बाद आपको क्या करना है, हमारा 21 दिसंबर से तो बैच शुरू है, 21 दिसंबर से सीए इंटर का, तो आपको एग्जाम के बाद क्या करना है उसकी वीडियो में ऑलरेडी बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल चुका हूं, उसको जरूर देखो, आपको समझ में आएगा, एग्जाम के बाद देखना, अभी नहीं, एग्जाम के बाद देखना। तो फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, ये हमारा एक रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऐसा किसने बताया, कीन्स ने। मनी सप्लाई की वजह से हमारे बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आया, ऐसा किसने बताया, हॉट्रे ने। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हमारे बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऐसा किसने बताया, पिगू स्कम्टर ने बताया था हमारे को। और अदिति गोयल, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, जनरल पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में सवाल आता है इन पे, जनरल पॉइंट समझ लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स और कॉन्करेंट इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है जो हमें कुछ इंडिकेट करे, इंडिकेटर का मतलब होता है जो हमें क्या करे, इंडिकेट करें कुछ। लीडिंग का मतलब कुछ होने से पहले अगर मुझे किसी चीज की संभावना लग जाए, दैट इज लीडिंग इंडिकेटर। कुछ भी XYZ होने से पहले मुझे उसके बारे में कुछ पता लग गया, दैट इज लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब होता है होने के बाद पता लगा, और कॉन्करेंट इंडिकेटर साथ साथ पता लग गया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बेटा बात करें, मान लो अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में जैसे कि मोदी जी ने थोड़े टाइम पहले हमारे पाकिस्तान वालों ने कुछ बम बम फेंके थे, तो हमने उन पे बिजली बम फेंके थे ना, मतलब जैसे ही पाकिस्तान वालों ने हमारे पे अटैक किया, हमने उन पे बम फेंके, गोला बम, आलू बम, रॉकेट वॉकेट हमने उन पे फेंके, तो दैट इज अ लीडिंग इंडिकेटर। जैसे ही वो हुआ था ना, मुझे पता लग गया था हमारे देश की स्टॉक मार्केट हिलेगी। लीडिंग का मतलब होता है पहले पता लग जाना, कुछ भी ऐसी हरकत हुई, कुछ भी ऐसी हरकत हुई जिससे आपको इंडिकेट हो गया पहले ही कि ये होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन मुझे पता था कि जिस दिन अनाउंस होगी उस दिन हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगी। तो ये सब क्या है, इंडिकेटर है जो आपको पहले ही बता रहे हैं कि आपके यहाँ पे ऐसा चेंज आने वाला है। एनालाइज करने वाला दिमाग होना चाहिए, आपको पहले ही कुछ ना कुछ हिंट मिलना शुरू हो जाता है, दैट इज लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर मतलब कुछ होने के बाद आपको पता लग रहा है कि अब ये हो जाएगा, कुछ आपने, लैगिंग का मतलब होता है पास्ट की हिस्ट्री हमने देखी कि जब भी कोई ऐसी भयंकर बीमारी आती है तो उसके बाद इकोनॉमी 2 साल के लिए रिसेशन में चली जाती है। तो ये क्या है, लैगिंग इंडिकेटर, कि जो हो चुका है उसके बेसिस पे आप अगर किसी चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हो, दैट इज लैगिंग इंडिकेटर। कुछ होने के बाद, सर कुछ क्या हुआ, जब 100 साल पहले भी ऐसी बड़ी बीमारी आई थी हमारे देश में, तो उसके बाद हमारी 2 साल तक इकोनॉमी को रिवाइव करना मुश्किल हो गया था, रिसेशन में चली गई थी। तो अब हमारी वापस से हमारे देश में भयंकर बीमारी आ गई, तो अब हम ये कह रहे हैं कि आगे हो सकता है 2 साल तक हमारी इकोनॉमी रिसेशन में रहेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा पहले बार नहीं हुआ, ऐसा पहले हो चुका है, जिसको देख के होने के बाद तब ये हुआ था, तो आज हम उसके बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि आगे भी ऐसा होगा, दैट इज अ लैगिंग इंडिकेटर, कुछ होने के बाद। नेक्स्ट, कॉन्करेंट इंडिकेटर। कॉन्करेंट इंडिकेटर का मतलब है जो कोइंसाइड करे, अकर करे साइमल्टेनियसली विद बिजनेस साइकिल मूवमेंट, जो साथ साथ कुछ ना कुछ होता रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे लिए कॉन्करेंट इंडिकेटर क्या है, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस में मैं देख रहा हूं कि हम लोग रिवीजन क्लास डाल रहे हैं और साथ साथ उस पर 1,500-2,000 व्यूज विद इन सम आवर्स, बड़े प्यार से 1,500-2,000 बच्चा उसको देख लेता है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है मुझे कि भाई आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ है, आपके लिए जीडीपी बढ़ रही है। कॉन्करेंट, बिजनेस के साथ साथ कुछ ऐसा होता चला जा रहा है कि मुझे पता लगता चला जा रहा है कि बिजनेस ग्रोथ पे है, या बच्चे जो है हमें लाइक कर रहे हैं और बच्चे जो हैं बहुत अच्छा उनका स्कोर करेंगे। तो ये हमारी छोटा सा टॉपिक था बिजनेस साइकिल का, और ये आपकी बेटा इकोनॉमिक्स जो हो गई है रिवीजन खत्म। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 देखी बहुत अच्छी बात है, ये थी हमारी पार्ट 2 सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स रिवीजन का पार्ट 2 था। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है जी। तो ये हमारी पूरी इकोनॉमिक्स हम लोगों ने रिवाइज कर ली। जिन बच्चों ने ऑप्ट आउट लिया है उन बच्चों को ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनके काम आ जाए। हमारी वैसे पूरी एक सीए फाउंडेशन रिवीजन सीरीज हमने बनाई थी, जिसके अंदर बनाई है मतलब, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डला हुआ है, जिसमें सारी वीडियोस, रिवीजन्स की वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं, वो आपको देखनी चाहिए, जिससे आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। जिन बच्चों का एग्जाम जनवरी में है, ठीक है जी, आगे भी फाउंडेशन का एग्जाम है, कभी भी उनके लिए वो है, वो चीजें चेंज नहीं होती, वो आप देख सकते हैं। फाउंडेशन एग्जाम के बाद क्या करना है वो वीडियो अब आपको देखनी है। उसके बाद इंटर में हम लोग मिलेंगे, 21 दिसंबर से बैच शुरू हो रहा है, और जिनका ऑप्ट आउट है उनके लिए हम फर्स्ट वीक ऑफ फेब में शुरू करेंगे। कहने का मतलब ये, जिस दिन आपका एग्जाम खत्म होता है उसके विद इन 1 वीक हम लोग अपना इंटर का बैच शुरू करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि फाउंडेशन एग्जाम के बाद आपको क्या करना है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। आज का पेपर बहुत अच्छे से करना है,
सारी नंबर आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का पेपर होता ही नंबर कवर करने के लिए, और टुच्चा पेपर आएगा, एकदम लुल पेपर आता है, लुल, बहुत आसान पेपर आता है। अभी बैठ के आपको क्या करना चाहिए, वापस से इन चैप्टर को रिवाइज करो, वापस से सारे एमसीक्यू इन चैप्टर के देखो, स्टेप 1 इन चैप्टर के एमसीक्यू देखो सारे, इकोनॉमिक्स के जो बचे हुए चैप्टर है नेचर एंड डिमांड सप्लाई उसके एमसीक्यू देखो, उसके बाद शांति से इकोनॉमिक्स को साइड कर दो, बहुत बार पढ़ लिया। फिर बीसीके के एमसीक्यू को 2-4 बार अपनी आंखों के आगे से निकाल लो, सिर्फ ओनली एमसीक्यूज, दैट्स इट, 2-3 बार अपनी आंखों के आगे से निकाल लो। अच्छा, क्वेश्चन आया मानसिका सर, डिसइन्वेस्टमेंट, डेलीगेशन, डिवेस्टमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बेटा पैसा निकाल लेना किसी भी जगह से, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, पैसा कहीं लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं से पैसा निकाल लेना, जैसे सरकार आजकल कर रही है अपनी कंपनियों में से, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार का पैसा 1 लाख रुपए कहीं लगा है, सरकार कहती है प्राइवेट प्लेयर को आप ये खरीद लो, तो सरकार जब उससे खरीदवा देगी तो सरकार का पैसा बाहर आ गया, सरकार ने प्राइवेट प्लेयर का पैसा लगवा दिया, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है बेटा डेलीगेशन, अपना काम किसी और को दे देना, दैट इज डेलीगेशन। डिवेस्टमेंट, डिवेस्टमेंट और डिस्प्लेसमेंट होता है ज्यादा पैसा बाहर निकाल लेना, डिवेस्टमेंट और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ज्यादा पैसा बाहर निकाल लेना। मानसी, हमने एक कॉपी में बेटा सब लिखा हुआ है, आप एक काम करो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करो, 9716700315 पे व्हाट्सएप करो और कॉपी की फोटो खींच के भेजो, मैं आपको वॉइस नोट बना के देता हूं अभी के अभी कि डिसइन्वेस्टमेंट, डेलीगेशन, डिवेस्टमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। और भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे फटाफट से व्हाट्सएप कर दो 9716700315 पे, कॉपी की फोटो खींच के भेजो, मैं आपको वॉइस नोट में समझा देता हूं अभी के अभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेपर 1 नंबर का टुच्चा आता है, फटाफट से सारे एमसीक्यू अपनी आंखों के आगे से निकालो, सेम एमसीक्यू पेपर में आपको मिल जाएंगे एटलीस्ट 80 to 90%। टुच्चा पेपर आता है एकदम घटिया, टेंशन फ्री होकर जाओ, आज लास्ट एग्जाम है और उसके बाद आपको फुल मजे करने 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद हम लोग इंटर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं जी सीए इंटर में, होपफुली आप लोग सब पास हो जाओगे, सब हो जाओगे बहुत इजीली, 90+ आराम से स्कोर कर सकते हो। ओके, टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो जरूर देखना कि सीए फाउंडेशन एग्जाम के बाद आपको कैसे प्लानिंग करनी है, इस वीडियो को जरूर देखना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं सीए इंटर में, गॉड ब्लेस यू ऑल। पेपर को फाड़ के आओगे अच्छे से, ऐसे नहीं फाड़ना, दिमाग से फाड़ना पेपर को, ठीक है जी, पेपर अच्छे से करके आना। और मुझे प्लीज मैसेज करना 9716700315, 9716700315 पे मैसेज जरूर करना कि आपका आज का पेपर कैसा हुआ। दिल की धड़कनें मेरी भी तेज है बेटा आपके लिए। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।